लेकिन जब भी छोटा ग्रुप होता है तो हम इंडिविजुअलिटी पे बहुत काम कर सकते हैं। और एडवांस के सब्जेक्ट्स हमेशा हम वैसे सिलेक्ट करते हैं कि जो अलग अलग डिफरेंट गुरुज़ के जो की टॉपिक्स होते हैं ना, उनके टॉपिक्स हम डालते हैं। मतलब उसमें से कोई श्री श्री का होगा, कोई दादा भगवान का होगा, कोई ब्रह्म कुमारी का होगा, है ना, कोई सदगुरु का होगा, तो हम उनके टॉपिक्स लेते हैं। बिकॉज हम चाहते हैं कि वननेस में आने के पहले आप एडवांस के टॉपिक से अगर आप यूज टू हो जाओगे तो मे बी कल आप वननेस में इजीली वर्क कर पाओगे। पहले क्या होता है, जब हम हीलर बनते हैं बेसिक क्लास में ना, हम सिर्फ अपनी हीलिंग करने के लिए सोचते हैं, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और फिर कुछ टाइम के बाद ना बेसिक जितने भी लोग सीखते हैं ना, ये कंक्लूजन पे आते हैं, सर ये प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, ये थोड़ा सॉल्व हुआ, थोड़ा रह गया है, ऐसा रीज़न क्या है। तो हमने बहुत और रिसर्च किया कि भाई ऐसा रीज़न क्या है कि लोगों को सबको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो फिर एक समझ में आया कि एक्चुअली आपके जो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं अलग अलग गुरुओं के कनेक्शंस चाहिए आपको। और जब तक वो कनेक्शंस नहीं मिलेंगे ना, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। जैसे काफ़ी बार हम अपने फिजिशियंस के पास जाते, वो कहते नहीं आपको ईएनटी के पास जाना पड़ेगा, आपको ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ेगा, आपको गायनिक के पास जाना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं नहीं आप ही सॉल्व करो, आप हमारे फैमिली डॉक्टर हो, आपको तो हम भगवान मानते हैं, आपको तो हमारे आप फैमिली डॉक्टर मतलब इतने बचपन से हैं। लेकिन वो खुद भी जानते हैं कि नहीं सब चीज़ मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो हमें सुपर स्पेशलाइजेशन के पास भेजते हैं करके। तो यही होता है कि हम वहाँ जाएं, उनका किसी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट सीखें, डाइजेस्ट शायद ना हो पाए बिकॉज उनकी चेतना अलग है, हमारा हायर सेल्फ अलग है, हम कनेक्ट भी नहीं कर पाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो उनका जो मेन गेस्चर होता है, मेन की पॉइंट्स होते हैं, की नोट्स होते हैं, एटलीस्ट उतना भी हम ले पाए ना तो भी बड़ी बात है। जैसे एक फॉल्ट ऑफ सफ़रर, ये टॉपिक आपके इसमें है, ये दादा भगवान का टॉपिक है और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। बिकॉज वो कहते हैं जो भुगतता है ना उसी में कारण होता है। इफ़ यू आर कंसर्न, इफ़ यू आर सफरिंग, इसका मतलब आपके अंदर पहले से कारण था, किसी ने सिर्फ ट्रिगर किया। आप बोलेंगे ऐसे कैसे। अब देखो ना, कहीं पे अगर कॉकरोच है, लिजार्ड है, वो आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहे, लेकिन आप डर रहे हो, आप उछल रहे हो, आप चीख रहे हो, तो फियर पहले से अंदर था ना, वो एनिमल ने थोड़ी आपके अंदर क्रिएट किया। समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई आपके अंदर गुस्सा ट्रिगर कर रहा है, तो गुस्सा था, पैसिव था, किसी ने उसको प्रोवोक किया, एक्टिव कर दिया, पिन मार दिया, तो एकदम ब्लास्ट हो गए हम। तो हमें है ना अपनी जो ये सेंसिटिविटी है, जिसको हम टच सेंसिटिविटी जिसको कहते हैं, कि ये देखो कि कौन सी चीज़ से हम बहुत टच हो जाते हैं। तू बोलता है ना तब मुझे बहुत मन पे लगता है, हम ऐसे नहीं बोलते, राइट। बाकी कोई बोले तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तू बोलता है तो मुझे बहुत दिल पे लग जाता है। मतलब ये टच सेंसिटिविटी है। तो ये कहीं कारण अपने अंदर है जो हमें सफ़र करवाता है। तो हमें ना ये सारे सेल्फ अवेयरनेस के साथ ना ये ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि हमारे ऐसे कौन से कॉजेज़ है जिससे हम सही में तकलीफ़ में आते हैं, सफ़र करते हैं। किसी का पेन एक्टिव होता है, राइट, किसी की एंजाइटी एक्टिवेट होती है, किसी का डिप्रेशन एक्टिवेट होता है। तो ये देखना पड़ेगा कि कुछ तो ट्रिगर पॉइंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे कंडीशन में, उस इंसान को दिमाग में लेते हुए ना खुद की हीलिंग करनी है। सेल्फ हीलिंग ही है। आपको ये बोलना है कि उसका पार्ट जो मेरे अंदर है वो मैंने हील कर दिया। उसका पार्ट जो मेरे अंदर है, नॉर्मली बेसिक में हम क्या सिखाते थे, हाँ अच्छा आपको बच्चे से प्रॉब्लम है, बच्चे की हीलिंग करो, हस्बैंड से प्रॉब्लम है, हस्बैंड की हीलिंग करो। हम बेसिक में ये सिखाते। एडवांस में हम ये सिखाते उसका पार्ट जो हमारे अंदर है, हमारी हीलिंग करनी है। उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो सफ़र भी नहीं हो रहे, उनको पता भी नहीं है कि आप ट्रिगर हो रहे हो और आप उनके लिए पैनिक हो रहे हो। इज इट राइट। तो डेफिनेटली हमें ये इंटेंशन डालना है कि उसका जो पार्ट मेरे अंदर है आज मैं उसको हील कर रहा हूँ, ताकि कोई भी लाइफ से हमने इसको कैरी फॉरवर्ड किया है तो हमें हील तो करना पड़ेगा कि नहीं। मतलब कोई आपके बिल में अगर पुराने बिल का कोई एक बैलेंस अमाउंट डाल देता है तो वो आपका ही तो बिल हुआ कि नहीं। इसमें कंपनी का क्या लेना देना। कंपनी ने कुछ अपना कुछ नहीं डाला है। कुछ पिछला मंथ का 500 रुपये बिल था, आपने 400 पे किया, 100 रुपीज़ बैलेंस था, तो वो ये मंथ में डालेंगे कि नहीं। इज इट राइट। तो ये आपको यहाँ पे समझना है कि मेरे अंदर शायद उसका लिवर में एंगर है,
मेरा कुछ उसका पार्ट मेरे किडनी में गिल्ट है, इज इट राइट? किसी फीमेल में काफ़ी बार यूट्रस में ऐसा होता है, बहुत फियर होता है किसी, या हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए एक डाउट होता है, तो उसके वजह से उसका यूट्रस फाइब्राइड हो जाता है, सिस्ट हो जाती है। तो जब वो उसके पार्ट को हील करती है खुद के अंदर, तो उसका निकल जाता है प्रॉब्लम। काफ़ी बार हमारा पेनक्रियाज भी है ना, किसी के वजह से ना ब्लॉक्ड रहता है, तो हमारा शुगर कंजम्पशंस नहीं होते, हमारे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होते। तो जैसे हम वो पार्ट को हील करते हैं ना, हमारा इंसुलिन सिक्रेशन फिर स्टार्ट होता है। तो डॉक्टर कितनी बार बोलते हैं सिम्टम्स आपके हैं, ब्लड रिपोर्ट आप में दिखा रहा है, लेकिन मेरी दवाई पता नहीं क्यों काम में नहीं आ रही। कितनी बार आपको ऐसा बोला होगा कि मैं तो कितनी अलग अलग दवाइयाँ दे चुका हूँ, आपका इन्फेक्शन पता नहीं जा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि किसी का सैडनेस और अपने लंग्स में रखा है, तो आपको कोई एंटीबायोटिक काम में नहीं आएगी। आप सोचोगे मैंने खांसी की इतनी कफ सिरप ली, इतनी एंटीबायोटिक ली, है ना, जनरेशन 1 से लेके जनरेशन 3 के लिए अलग अलग हाई डोज ले लिया, फिर वो तो स्टेरॉइड्स ही देंगे। तो मैक्सिमम टाइम जहाँ समझ में नहीं आता ये बीमारी का कारण क्या है ना, समझ लो वो बीमारी का कारण कोई इंसान है, कोई परिस्थिति है, कोई पास्ट लाइफ है, कोई घटना है जो मैंने पकड़ के रखी है और वो कॉज है। कोई बायोकेमिकल इश्यूज नहीं है यहाँ पे, कोई अंदर रसायन बिगड़ा हुआ नहीं है आपका, तो आप वो मेडिसिन लेके अपना केमिकल करेक्शन कर ही नहीं सकते हो। तो बेटर क्या है, हम उसको ठीक करें, इज इट राइट? हमें अपने 5 सेंसेशंस को रिप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा एडवांस क्लास में। क्यों रिप्रोग्रामिंग करना होगा? बिकॉज ज़िंदगी भर तो आप हीलिंग नहीं कर सकते कोई पर्पस के लिए, कहीं ना कहीं आपको रिप्रोग्रामिंग करके ये आपको कमांड देना है कि अब मुझे इसका असर नहीं हो रहा। नहीं तो क्या है, ज़िंदगी भर हीलिंग करते रहो, वो परेशान करे आप हीलिंग करो, वो परेशान करे आप हीलिंग करो, तो कितना टाइम आप करते जाओगे? अल्टीमेटली आपका एक मेंटल सेटिस्फेक्शन हुआ, हाँ यार मैंने 2-3 महीना बहुत हीलिंग की, अब मुझे इसकी हीलिंग नहीं करनी। अब ये प्रोग्रामिंग यहाँ के करो, बिकॉज एडवांस में सब थीटा लेवल्स के सब्जेक्ट है। ये रिप्रोग्रामिंग करो कि अब वो कैसा भी है ना, आई एम ओके विद इट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा, यू आर डिसकनेक्टिंग द कॉर्ड, इमोशनल कॉर्ड, सोल कॉर्ड, कर्मा कॉर्ड फ्रॉम दैट पर्सन, और आपने डिसकनेक्ट कर लिया, मतलब आप फ्री हो गए कि नहीं? आपके जब तक उसके साथ तारें जुड़ी है आप तकलीफ में हो, जब तार ही टूट जाएगी और रिप्रोग्रामिंग कर दिया अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? अब पहले लोग क्या करते थे ना, कोई एक का बिल ज़्यादा आता था एयरटेल का, तो वो क्या करते थे, सिम कार्ड ही निकाल के फेंक देते थे, फिर वोडाफोन का डाल देते। वो कंपनी वाले फ़ोन करे, मैसेज करे, बोले नहीं मेरे पास तो अभी तुम्हारा सिम भी नहीं है, मैं बिल भी पे नहीं करूँगा। सी इट्स एन अनएथिकल, हॉनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ना इट्स एथिकल बिकॉज यू आर यूजिंग गॉड्स पावर, आप उनके सिंबल्स यूज़ कर रहे हो। तो आप अनएथिकल नहीं बोलोगे कि नहीं 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 मैं किसी को अपनी लाइफ से कैसे निकाल दूँ, मैं किसी से कॉर्ड कैसे कट करूँ, इज इट राइट? आप कंपैशनेटली कर रहे हो, सिंबल्स डाल के कर रहे हो, कॉर्ड कटिंग कर रहे हो, रिप्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो वो बंदा जिंदगी भर कभी भी आपको तकलीफ दे ही नहीं सकता। मैंने बहुत साल पहले ना जो मेरे पेरेंट्स से मैंने बातें सुनी थी ना, वो मुझे थोड़ी टॉर्चरिंग लग रही थी। मतलब वो कह रहे थे कि भाई एक एक पैसे के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, पैसा इतना इजीली नहीं आता। तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि मैं ज़िंदगी भर मेरे पापा के जैसे क्यों मेहनत करूं, आई वांट इजी मनी। तो मैंने वो रिप्रोग्रामिंग कर लिया, आई एम गेटिंग वेरी इजी मनी, ऐसे करके कर दिया। फिर मुझे लगा एक टाइम के बाद मैं थोड़ा स्टक हो गया, पैसे आने नहीं लगे। फिर मैंने सोचा काम करता हूँ, मैं जो अबेंडेंस का कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में यूज़ कर रहा हूँ ना, मैं उसको एसकेएम में डाल देता हूँ और एसकेएम के थ्रू ना बहुत सारे वीडियोस रिलीज़ करता हूँ, ताकि लाखों लोगों में वो अबेंडेंस का कॉन्सेप्ट जाएगा ना, तो उसकी ब्लेसिंग से मैं पूरी अबेंडेंस में आ जाऊँगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया ना, 25 से 40 वीडियोस रिलीज़ कर दी अबेंडेंस की। तो ये जब वर्ल्ड वाइड चली गई ना, उसका सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो उसके वजह से मेरे डीएनए में मेरे पेरेंट्स के एंसेस्ट्रल इम्प्रिंट्स निकल गए। मतलब देखो, कुछ आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, कुछ आप लोगों की ब्लेसिंग से चेंज कर सकते हो, ऐसा चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास इंडियन करेंसी है, मैं यूएस में डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकता हूँ, मुझे डॉलर में कन्वर्ट करके वहाँ यूज़ करना पड़ेगा कि नहीं, है ना? अगर मुझे दुबई जाना है तो मुझे देराम में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करते हो, आप अपनी जो हीलिंग पावर है ना, वो हीलिंग पावर किधर आर्मी के ग्रुप को भेजते हो, कभी सीनियर सिटीज़न को भेजते हो, कभी कोई
ऑर्फन बच्चों को भेजते हो, ऐसे करके ना हीलिंग ऐसे रोज भेजा करो 21 डेज तक। जैसे आपने भेज दिया 22nd डे को आप क्या करो, अब करो कि अब वो सारी ब्लेसिंग जो मैंने भेजी है वो मुझे इस पर्पस के लिए काम आ रही है, मेरे हेल्थ के लिए, मेरे रिलेशन के लिए, मेरे फाइनेंस के लिए, क्योंकि एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो गई ना कहीं। अब आपको सिर्फ डायरेक्शन देना है, क्योंकि आपके ब्लेसिंग, आपकी बैंक ब्लेसिंग बहुत बड़ी है। जैसे मनी की बैंक कैसी होती है, हम बोलते हैं ना ये बैंक में मेरा बहुत पैसा है, इज इट राइट? तो आपकी गॉड के पास ब्लेसिंग बहुत जमा हो गई है, अब आप उसको विड्रॉ कर सकते हो और अपने लिए यूज कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, मुझे एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैं आज आपको इजी कॉन्सेप्ट समझाता हूं। यहाँ जितने भी बड़े बड़े गुरु संत है ना, जिनकी मास ऑफ द भक्त है, फॉलोअर्स है, आप उस गुरु को ना रोज हीलिंग करो। कभी रामदेव बाबा को करो, कभी श्री श्री को करो, कभी सुधांशु महाराज को करो, जिसको भी आपको लगता है ना। तो उससे क्या होगा ना, जब आप किसी गुरु को हील करते हो ना, उसकी पूरी मास ऑफ द पॉपुलेशन को, फॉलोअर्स को हीलिंग मिलेगी और उसकी ब्लेसिंग फिर आपको मिलेगी। इजी है कि नहीं? मैंने ये ना 10 साल पहले ने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। ऋषिकेश का लास्ट डे रिट्रीट का था, 2014 की बात कर रहा हूँ। और हम लोग ने सोचा कि चलो आज लास्ट डे है, गंगा में थोड़ा पैर बैर डुबा के कॉर्ड कट करके निकल जाते हैं करके। तो जैसे वहाँ गया ना, तो वहाँ सुधांशु महाराज का एक प्रोग्राम था और वहाँ पे बहुत से लोग थे। तो मैंने सोचा, नहीं आरती थी, सॉरी, तो आरती के वक्त में मैंने हीलिंग बहुत की। मैंने कहा इतने लोग इनके आए हैं, हमारे तो सिर्फ 80 ही लोग थे और उनके तो 2000 लोग थे। तो मैंने हीलिंग की और मैं चला गया, क्या चलो पैक करना है, अभी तो निकलना है कल सुबह। तो जैसे मैं गया अपने परमार्थ में, हमारी रिट्रीट चालू थी, हम वापस गए पैक करने के लिए, सुधांशु महाराज खुद हमारे पास आए रात को, पूछे बेटा तुम क्या करते हो? तो मैंने बोला गुरुजी हम तो ये ऐसे हीलिंग वगैरह करते हैं। अरे बहुत अच्छा। तो उसमें से मेरा एक टीम मेंबर ने बोला नहीं ये तो सर PhD ऑरा रिसर्च करते हैं। अच्छा ऑरा रिसर्च करते हो, कल एक काम करना, कल हमारे लोगों का सत्संग है बड़ा, 2000 लोगों का, तो थोड़ा टॉक दे देना। देखो कैसी अपॉर्चुनिटी मिली, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो यूट्यूब पे भी अपलोडेड है वो टॉक हमारा। तो ऐसे फिर मैंने ब्रह्म कुमारी पे ट्राई किया, तो सही में कितने सारे ब्रह्म कुमारी के सेंटर्स, इवन सिस्टर शिवानी भी हमको मिली। ऐसे जितने गुरुओं पे मैंने ट्राई किया ना, उनके भक्त हमको मिलने लगे। तो समझ में आ रहा है कि व्हेन यू कंट्रीब्यूट योरसेल्फ टू समथिंग यू विल गेट दोज थिंग्स। मतलब इजी है कि नहीं मुझे बताओ? आपको सिर्फ पोटेंशियल लोगों को समझो, नरेंद्र मोदी को आपने हील किया, ये करप्शन है, ये रोड खराब है, ये सड़कें खराब है, ये बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज है, पार्लियामेंट्स के इश्यूज है, ये सब सॉल्व हो जाएंगे, आपके पार्ट के सॉल्व हो जाएंगे, पूरे सॉल्व कभी नहीं होते। आपका कंट्रीब्यूशन तो होगा कि नहीं? आप जितना पार्ट से सफ़र होते थे कि भाई पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, है ना, बिजली का दाम बढ़ गया, तो उतना पार्ट है ना आपका डिसॉल्व हो जाएगा। तो जैसे कल हम लोग जा रहे थे, वहाँ पे एम्स के पीछे हमारा एक सेंटर है, वहाँ रोड बहुत ख़राब थी, तो कल हम 1 घंटे हमने हीलिंग की। ऐसे ही हमें शिरडी में इतने साल से जा रहे, रोडें इतनी सड़कें ख़राब थी शिरडी की, तो हम हील कर रहे थे। आज ऐसा हुआ जो 5-6 घंटे लगते थे बॉम्बे टू शिरडी, आज सिर्फ 2.5-3 घंटे में हम पहुँच रहे, पूरी समृद्धि हाईवे हो गया। तो हमें नहीं पता कि हमारा पूरा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जितना हम सफ़र हो रहे थे ना, उतना हमारी सफरिंग खत्म होगी। इट्स कलेक्टिव पैटर्न, मतलब बहुत से लोगों ने हमारे जैसे, किसी ने पैसे डाले होंगे, किसी ने ब्लेस किया होगा, हमने हीलिंग की, इज इट राइट? किसी ने पॉलिटिक्स में अपना एक लेटर डाला होगा कि भाई इस सड़क को बनाओ, इस हाईवे को बनाओ, इज इट राइट? तो क्या होता है कि जब भी हमें ना कुछ डेवलपमेंट की यहाँ बात करते हैं ना, तो वहाँ पे ना हम नेचर को डिमोलिश करते हैं। तो आप क्या करो ना, आप सभी नेचर को हीलिंग करना शुरू कर दो, पहाड़ों को हीलिंग करना शुरू करो, पेड़ों को हीलिंग करना शुरू करो, पानी को हीलिंग करना शुरू कर दो। तो इससे क्या होगा ना, आपका 5 एलिमेंट्स बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बेसिक में सिर्फ खुद की हीलिंग सीखी थी। अब यहाँ पे समझ लो एडवांस में, आप एडवांस उस लेवल पे हो कि जहाँ मास ऑफ द पब्लिक को और बड़ी कोई पैमाने पे आप कर सकते हो, कोई भी, मतलब आप कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हो कि ईरान इराक के बीच में युद्ध चल रहा है, चलो हम हीलिंग करें। आपको लगता है पाकिस्तान और इंडिया का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, चलो इन दोनों को हील करें, चलो जम्मू कश्मीर को हील करें। तो इससे क्या होगा, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज यहाँ रिजल्ट नहीं दिखेगा आपको। विदाउट रिजल्ट अगर आप हीलिंग कर पाए, इससे अच्छा हीलर कोई नहीं हो सकता।
बेसिक में तो क्या, मैंने किया फ़ायदा हुआ कि नहीं, मैंने किया फ़ायदा हुआ कि नहीं, हम वो एनालिसिस कर रहे हैं, वो जजमेंटल पार्ट आ जाता है। लेकिन जब आप ऐसे करते हो ना, फिर आपका एक सबकॉन्शियस ट्यूनिंग हो जाएगा, प्रोग्रामिंग हो जाएगा। यार लोग बहुत परेशान है, फ्लाइट 3 घंटे लेट है, लोग बेचारे कैसे बैठे हैं, चलो यार सबकी हीलिंग कर दे। तो किसी को खाना मिल जाएगा, किसी को मतलब कोई टैबलेट मिल जाएगी, किसी को कुछ राहत मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता है कि अगर आपको लाइट वर्कर बनाया तो सिर्फ आपके लिए नहीं बनाया, आपको यूनिवर्स को कुछ कंट्रीब्यूट करना है कि नहीं, है कि नहीं। बिकॉज हर इंसान नागा साधु नहीं बन सकता है, हर इंसान अघोरी भी नहीं बन सकता है। उन दोनों के बीच का हम लोग हैं, हम नागा साधु हैं ना अघोरी हैं। इज इट राइट? हम बीच के क्यों हैं? बिकॉज कहीं मैनिफेस्टेशन भी करना है और कहीं कोई चीज़ को शून्य भी करना है, तो दोनों इम्प्रिंट रहती है कि नहीं। तो आप दोनों को इन्वोक कर सकते हो इस क्लास में और बोल सकते हो कि जब जो चीज़ की ज़रूरत है वो मेरे हाथों से फ्लो हो रहा है। कोई आदमी अटैच्ड है तो आप नागा साधु का एक फ्लो होगा, कोई आदमी को कोई मैनिफेस्ट करना है तो अघोरियों की कोई एनर्जी आप में, राहु की एनर्जी आपसे फ्लो होगी। इज इट राइट? बिकॉज नागा साधु की केतुओं की होती है और अघोरियों की राहु की एनर्जी होती है। तो राहु केतु दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे बोल नहीं सकते हो कि नहीं मुझे तो बस वैराग्य चाहिए, मुझे तो संन्यास लेना है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको ह्यूमन बॉडी मिली तो एक्सपीरियंस लेना है कि नहीं, चाहे वो पिज़्ज़ा है या व्हीकल है या कुछ भी है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना है। तो आपको दोनों को लेके बैलेंस करना है। इज इट राइट? और सूर्य जो सिंबल्स है जिसको हम 1 कहते हैं, तो ये पूरा 147 का एक साइकिल है, समझ में है कि नहीं। तो सूर्य, राहु, केतु, ये तीनों का हमको साथ में लेके चलना है। सूर्य कौन है? द सोर्स ऑफ द लाइट। राहु कौन है? ये अघोरी है। केतु कौन है? ये नागा साधु है। अब समझ में आ रहा है? तो हम जब ऐसे करेंगे ना तभी मास ऑफ द पॉपुलेशन को हील कर पाएंगे। बिकॉज आपका इंडिविजुअल पावर काम नहीं करने वाला। यहाँ पे कर सकता है? मुझे बताओ। बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतने अनहील पार्ट हैं और कॉमन अनहील पार्ट ज़्यादा है आप लोग के। जब आप किसी मास हीलिंग करोगे ना तो आपके कॉमन कार्मा पार्टिकल क्लियर हो जाएंगे। 4 इज अघोरी ना, इसलिए हम अभी जो नेक्स्ट ईयर है वो राहु मतलब ये भैरव का ही साल है 26 का 2026। तो वो भैरव क्या करने वाले, वो हर चीज़ को ना एक स्ट्रक्चर देंगे। अघोरी कैसे स्ट्रक्चर देते, जा बेटा तेरा करोड़ों का बिजनेस होगा, जा तेरा बड़ा एम्पायर होगा, तेरी इंडस्ट्री होगी, ये अघोरी कर सकते। और कौन कर सकता है मुझे बताओ। आप देखो पॉलिटिशियंस को, वो जाति किसके पास है इलेक्शन के पहले? मैनिफेस्टेशन ऑफ अ मास। ये सारे जितने आप लोग को पता नहीं है, ये जितने भी अंबानी जितने लोग हैं ना, हमें लगता है ये अपने कोई माइंड पावर से बड़े हुए। एक्चुअली ऐसे नहीं हुआ। इनके पीछे 50, 100, 1000 तांत्रिक काम करते होंगे, तब जाके 50,000 आदमी लोगों को काम पे रख सकते। लेकिन हमें उस चक्कर में नहीं गिरना है। हमें सिर्फ इन्वोक इतना ही करना है कि जितना कहीं वर्ल्ड में या हमारे कंट्री में कोई चीज़ मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है, उसका कंट्रीब्यूशन करना है, उसका मैनिफेस्टेशन करना है। मतलब हमें लगता है काफ़ी सालों से सड़कें नहीं बन रही है, तो उनकी शक्तियाँ ले ले। बिकॉज कोई इनिशिएट तो नहीं ले रहा है ना। और जब आप ऐसे करोगे तो मे बी म्यूनसिपल में कोई आदमी खड़ा होएगा, नहीं अब तो मैं सड़क बनाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये मैंने बहुत साल पहले ना मैंने देखा, हमारे महाराष्ट्र में एक जलगांव करके गांव है। उस जलगांव में ना मैक्सिमम तांत्रिक लोग होते हैं, मैक्सिमम। जैसे आपके यहाँ पे कसोली में होते हैं, है ना। तो वो लोगों ने क्या किया ना, वो लोगों ने इन्वोक करके ना, नागपुर में सड़कें सबसे ख़राब थी नागपुर में, उन्होंने जैसे ये प्रोसीजर किया, वहाँ का एक चंद्रशेखर करके कोई एक मिनिस्टर अचानक आया और उसने सारे सड़कें, फ्लाईओवर, ये सब कुछ बना दिया। उसके बाद उसका मर्डर भी हो गया, उसको मार भी दिया उस मिनिस्टर को, लेकिन कम से कम आज तक वो सड़कें तो काम में आ रही है। मतलब ये देखो कैसी बातें हैं। हम अपनी इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन के लिए अघोरियों को यूज़ नहीं कर रहे, हम वहाँ कर रहे हैं जहाँ पे एक्चुअली कोई पावर लग ही नहीं रहा है, कोई शक्तियाँ लग ही नहीं रही है। तो करेंगे क्या? कहीं कोई बोलते हैं हमारे गांव में पानी ही नहीं है, हमारे खेत खराब हो रहे, आप ऐसे जगह पे कर सकते हो कि नहीं? राइट? कहीं पे, क्योंकि हमें एनर्जी को बैलेंस करना है। तो ये सिर्फ एडवांस में ही हम सीखते हैं कि मास ऑफ द पीपल को हम किस तरह से कर पाएँ। इंडिविजुअल लेवल पे तो पता है भाई, आइस पे करना है, चक्र पे करना है, साइकिक सर्जरी पर्सनल करनी है, इज इट राइट? लेकिन उन लोगों का क्या, उनके बिहाफ पे कौन काम करेगा मास ऑफ द पीपल के लिए? अब काफ़ी ऐसे बच्चे हैं
जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही है, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको स्टेशनरीज नहीं मिल रही है, काफ़ी ऐसे लड़कियां हैं जिनकी बहुत अर्ली एज में मैरिजेस हो जाते हैं। इज़ इट राइट? तो ये जो मुद्दे हैं, जहाँ जहाँ पे भी आपके अंदर की इंस्टिंक्ट बोलती है कि यार मैं ये चीज़ से बहुत परेशान हूँ, इस कंट्री में गंदगी से बहुत परेशान हूँ, तो सफाई के लिए हीलिंग करो। मैं करप्शन से बहुत परेशान हूँ, उसके लिए हीलिंग करो। यार मैं यहाँ के डॉक्टरों से बहुत परेशान हूँ, गलत ही ट्रीटमेंट करते, बहुत पैसे लूटते, तो पूरी मास ऑफ द डॉक्टरों के लिए हीलिंग करो कि उनका हार्ट चक्र खुल जाए, वो एथिकली हीलिंग मतलब ट्रीटमेंट करे आपकी, राइट? क्योंकि कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस आपको गलत हुआ है कि नहीं, मुझे बताओ। कहीं तो प्रजा से मिला है, कहीं तो तंत्र से मिला है, कहीं तो मतलब पॉलिटिशियन से मिला है कि नहीं आपको, तो कहीं तो आपको धर्म के गुरुओं से भी कभी कुछ शिकायत हुई होगी, क्या ये क्यों ऐसा करते हैं, क्यों लड़ाते हैं, है ना, क्यों लड़ाते हैं, जातवादी में क्यों लड़ाते हैं, इज इट राइट? तो आप उनकी हीलिंग कर सकते हो। अब आप अयोध्या में देखोगे तो राम का मंदिर तो इतना अच्छा बन गया, लेकिन अयोध्या तो डेवलप नहीं हुआ, राइट? तो आप अयोध्या की हीलिंग कर सकते हो कि अच्छी सड़कें बने, अच्छे होटल्स बने, बिकॉज हम जाते हैं तो कहीं रहने की अच्छी जगह ही नहीं मिलती हमें, इज इट राइट? और वहाँ के लोग की मेंटेलिटी ऐसी है कि भाई हमारा कंफर्ट क्यों तोड़ा जा रहा है। उनको चाहिए भी कि कहीं से यात्री आए, पैसा भी आए, बट वो अपने छोटे छोटे घर, छोटे छोटे दुकान मकान तोड़ने को तैयार नहीं है। तो डेवलपमेंट होगा कहाँ से? वो चाहते इसी दुकान में ना मुझे कस्टमर मिले, लेकिन इतनी अनहाइजीनिक दुकानों में, सिचुएशन में कौन कस्टमर जाएंगे, मुझे बताओ। सो यू नीड अ प्रॉपर डेवलपमेंट। आज यहाँ पे भी ऋषिकेश में देख रहे हो इतनी छोटी सड़कें हैं, इज इट राइट? तो ये डेवलपमेंट कब होगा? जब ये लोग कहीं मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के लिए तैयार रहेंगे, तो चीज़ों को हम वाइड कर सकेंगे, रोड को बड़ा कर सकेंगे, इज इट राइट? प्लानिंग कर पाएंगे। तो किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि नहीं, राइट? तो जो नागा साधु होते हैं ना, वो अपनी चेतना कहीं ना कहीं दे के चले जाते हैं, अघोरियों कहीं ना कहीं पावर दे के चले जाते हैं, लेकिन उसको दोनों को मिला के कोई काम ही नहीं कर रहा है। दोनों को मिल के काम करना पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। पुरानी चीजों से डिटैचमेंट सिर्फ नागा साधु ही दे सकते, और नई चीज का डेवलपमेंट सिर्फ अघोरी दे सकते। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। इज इट क्लियर? आप इंडिविजुअल लेवल पे बात मत सोचना है। यहाँ पे मैं आपको एक ग्लोबल लेवल की बात करता हूँ, एक नेशन की बात करता हूँ। बिकॉज अगर 150 साल लग गए हमें आज़ादी के लिए, इसका मतलब कितना स्लो मैनिफेस्टेशन था कि नहीं, कितने शहीद हो गए, कितने मर गए। अगर यही जो मैं आपको समझा रहा हूँ सिस्टम अगर बहुत पहले यूज़ किया रहता, तो मुझे लगता है 25-30 साल में ही हमें आज़ादी मिल जाती। इतने साल नहीं चले जाते। लेकिन इतने साल के बाद जब आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947, तब तक हमारा सबकॉन्शियस ना गुलाम बन चुका था। इसलिए आज हम अपने बच्चों को वेस्टर्न एजुकेशन ही दे रहे। कोई संस्कृत नहीं पढ़ा रहे, मुझे बताओ। कोई हमारे रीजनल लैंग्वेजेस में स्कूल्स है, मुझे बताओ, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे। हम सबको इंग्लिश मीडियम में डाल रहे, अब तो मतलब कैम्ब्रिज बोर्ड में डाल रहे हैं, है ना। सब क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अंदर से हमें पता है हम उसके लायक नहीं है। हम गुलाम थे, हम लेबर वर्कर थे, हम लेबर वर्कर ही रहेंगे। हमारे अंदर कोई एक्चुअली मास लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो करेंसी किसकी चल रही है, डॉलर किसका बढ़ रहा है, मुझे बताओ। किसका रेट बढ़ रहा है? यूएस का तो बढ़ रहा है कि नहीं? इसका मतलब हम लोग 80 to 100 टाइम्स पीछे है कि नहीं डॉलर के हिसाब से? कितना पीछे? अगर दिरहम के हिसाब से देखो तो हम 20 से 25 टाइम पीछे हैं कि नहीं? इज इट राइट? हम सिर्फ इन नेपाली कंट्रियों से आगे हैं, और उनको भी हमने अपना गुलाम बना के रखा है, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड बना के रखा है। उनका डेवलपमेंट हम नहीं होने दे रहे। तो उनको भी ब्लेस करो ना, उस कंट्री को भी ब्लेस करो कि कब तक वो हमारे गुरखे बने रहेंगे, वॉचमैन बनते रहेंगे वो लोग। सी आप कभी भी है ना ऐसे आपको पर्सनल लेवल पे ना, इंडिविजुअल लेवल पे ना छोड़ दो, मतलब सोचना छोड़ दो। आप देखो कि दुनिया में कहाँ इश्यूज चल रहे हैं, तो आपके पास सिंबल्स है, वहां सीलिंग करो। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे लोगों की पैटर्न चेंज हो जाएगी। लोग अंदर से क्रांतिकारी बनेंगे, लोग स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशनर बनेंगे। लड़ेंगे नहीं, अपनी पैटर्न ही चेंज करेंगे। हमें लड़ाना नहीं है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, एक आदमी बोलता है चलो मैं अब है ना मिनिस्टर, मतलब मैं लीडरशिप बनता हूँ और 10 लोगों को मैं अपने अंदर लेके 100 लोगों से लड़ाता हूँ।
हमें कोई ऐसा टेररिस्ट नहीं बनाना है, टेररिस्ट अटैक्स नहीं करने, लेकिन हमें ना सबकॉन्शियस पैटर्न्स चेंज करने हैं। बिकॉज न्यू जनरेशन बहुत कुछ डिमांड करता है इंडिया से, और न्यू जनरेशन को अगर ये डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो आपको नहीं लगता वो अब्रॉड चले जाएंगे और धीरे धीरे सारी अच्छी पॉपुलेशन वहीं चली जाएगी? व्हाट डू यू थिंक? बिजनेस वहाँ चले जाएंगे, एजुकेटेड लोग वहाँ चले जाएंगे, वापस आएगा कौन? तो काफी हद तक जा ही चुके हैं। नहीं, जा ही चुके ना। मैं तो जितनी कंट्रियों में देखता हूँ, एक्चुअली उनके कंट्री के मुझे सक्सेसफुल लोग नहीं दिखते, ना यूएस में दिखते, ना यूरोप कंट्री में दिखते, ना सिंगापुर दुबई कहीं नहीं दिखते। मुझे दिखते कि अपने जैसे लोग वहाँ जाके इंजीनियर, डॉक्टर्स, अच्छे मतलब मीडिया फील्ड, मतलब अच्छे अच्छे फील्ड के लोग ना वहाँ पे बहुत अच्छा करते हैं। और जब उनको अच्छा कुछ मिलता है तो इधर आएगा कौन? इज इट राइट? तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग है ना इस क्लास में क्या करो, मास हीलिंग अच्छे से करना सीख लो। बिकॉज आप गंगा तट पे हो, आप ऋषिकेश में हो, इधर सब हाई पोटेंशियल एनर्जी है। इधर ये अपनी माइंड को रिप्रोग्राम इन करोगे ना, तो जब फ्यूचर में जब भी आप खुद की हीलिंग करोगे तो भी एक्चुअली हीलिंग तो पूरी कंट्री की होगी, पूरी देश की होगी, सारे पैरेलल सोल्स की होगी, पैरेलल वर्ल्ड की होगी। क्योंकि हमारे 7 टाइप्स के अगर पैरेलल सोल्स हैं तो उनका भी डायमेंशन चेंज होना चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं कि भाई हम आगे गए लेकिन हमारे पैरेलल सोल्स बेचारे नीचे हैं, अभी भी कहीं ट्राइबल में फंसे पड़े, अभी भी समस्या में फंसे पड़े, तो हमारा एक्चुअल इवोल्यूशन नहीं हो सकता। आप ट्राई करना, मतलब अगर आप एथिकली देखो तो अगर आज आप अपनी फैमिली मेंबर्स को देखो तो आपके फैमिली मेंबर्स जो एकदम नास्तिक है, जो बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, तो उनके वजह से भी कहीं ना कहीं आप ब्लॉक्ड रहेंगे कि नहीं, अटके रहेंगे कि नहीं? कहीं आपके घर के लोग, आपके फैमिली मेंबर्स, अरे यार कब ये समझेंगे, कब ये सीखेंगे, इज इट राइट? लेकिन उनको सुधारने के लिए आपको पहले मास लेवल पे किसी की हीलिंग करनी पड़ेगी, तब आपका पावर इतना आएगा कि घर के लोगों के ऊपर ये हीलिंग काम करेगी। तब तक ये हीलिंग काम भी नहीं करेगी, मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ। समझ में कि नहीं? मुझे जब अपने पेरेंट्स को हीलिंग करनी थी, मैंने बहुत ट्राई किया, बिल्कुल मेरी हीलिंग काम नहीं की। मैंने क्या किया, पूरी जैन कम्युनिटी को हीलिंग करना शुरू कर दिया। मैंने 5 साल तक किया। जब मैंने वो फुल कम्युनिटी को हीलिंग किया तब मेरे में पावर आया कि तब मेरी दादी मम्मी पापा को मैं इसमें ला पाया। बिकॉज क्या होता है, कहीं ना कहीं इनकी पैटर्नें इतनी सख्त होती है, वो आप ऐसे तोड़ नहीं सकते अपने पेरेंट्स की। तो उसके लिए कहीं ना कहीं बड़ा अमाउंट ब्लेसिंग लेना पड़ता है। वो अमाउंट से आप अपने घर के एक मेंबर को चेंज कर सकते हो। बाहर की पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी आपकी हीलिंग से, रिग्रेशन से, उनकी साइकिक सर्जरी से। घर के लोग बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। और ये समस्या आप देखना हर एक की है। मुझे प्राणी हीलर मिलते हैं, मुझे रेकी हीलर मिलते हैं, मुझे थीटा हीलर्स मिलते हैं, सब मुझे बोलते हैं कि हमारे घर वाले ठीक क्यों नहीं होते। फिर मैंने बहुत और रिसर्च किया, मुझे समझ में आया घर के लोगों की जो पैटर्न है ना, वो मास ऑफ द पॉपुलेशन में स्प्रेड की गई है। उस मास को जब आप अनकॉन्शियसली हील करोगे ना, तब घर के पर्सन का डीएनए चेंज होगा, तब तक चेंज हो ही नहीं सकता। इज इट क्लियर? सो आप ये प्रोग्राम इन करो कि जब मैं अपनी हीलिंग करता हूं तो मास ऑफ द पीपल हील होते, और जब वो हील होते तब मेरे घर वाले हील होते। अब ये सर्किट समझ में आई आपको? आप डायरेक्ट हीलिंग करोगे तो इट्स रिजेक्शन। आपका टॉपिक है ना रिजेक्शन, रेजिस्टेंस। ये क्यों होता है? मुझे तेरी हीलिंग नहीं चाहिए, तू तेरे पास ही रख तेरी हीलिंग, तू क्या काला जादू कर रहा है, तू क्या बैठा है, मतलब ऐसी बातें करते लोग। आप बेचारे सीखे उनके लिए, कर उनके लिए रहे हो, टाइम उनके लिए डाल रहे हो, मतलब एफर्ट्स इनके लिए डाल रहे हो, पैसा उनके लिए डाल रहे हो, और उनको तो कदर ही नहीं उस चीज़ की। तो ये बाद में मुझे समझ में आया कि जब भी हम किसी ऐसे एक मास कम्युनिटी, जैसे अभी मैं जेलों में जाता हूँ फॉर एग्जांपल, और जेलों में इवेंट्स करता हूँ, उसके बाद है ना, अगर मुझे लगता है हमारे फैमिली मेंबर में ना कोई एक आदमी ना क्राइम कर रहा है पैसों का, जैसा एक मेरा कजिन ब्रदर है, बहुत गैम्बलिंग कर रहा है, तो मुझे उसको ठीक करने के लिए लगता है, जब मैं जेल में जाता हूँ, उनकी 1000 लोगों की हीलिंग करता हूँ ना, तब मेरे कजिन ब्रदर को मेरी हीलिंग काम आती है, तब तक वो हीलिंग काम भी नहीं आती है। तो मुझे इंट्यूटिवली समझ में आया कि इसका जो गैम्बलिंग है ना, उसके वजह से ना काफी लोग जेल में पड़े। उनकी हीलिंग करूंगा ना तो ये बंदा फ्री होएगा। इसने काफी लोगों की बैंड बजाई है, समझ में ना। और मैंने लाइव वीडियो में लाइव संकल्प किया, इसको तो मैं ही सुधारूंगा, लेकिन इसको सुधारने के लिए मुझे उनको सुधारना पड़ता है जिनके साथ उसने बुरा व्यवहार किया, जिनके साथ इसने करप्शन किया, जिनको इसने क्रिमिनल बनाया। आप समझ रहे हो ये कैसी चीजें हैं?
मतलब बड़ी बड़ी जो पिक्चरें बनती है, जो बायोपिक्स बनती है, जैसे अभी चमकीला मूवी बनी है कि नहीं, ऐसी कैसी मूवियाँ बनती है, ये अपनी मास ऑफ द पीपल को ना ठीक करने के लिए पिक्चरें बनती है ना। तो इतना इनिशिएटिव कौन लेगा? ये 12th फेल पिक्चर बनी, मतलब हमें तो ये स्टोरी पता भी नहीं थी कि नहीं, लेकिन जब ये पिक्चर बनती है, कितने लोग देखते हैं ना, उनकी मेंटेलिटी चेंज होती है। अच्छा, इनका ये भी अदर साइड था, हमको तो एक साइड मीडिया ने दिखाया था, लेकिन उनकी अदर साइड भी तो हमें देखनी है कि नहीं। तो कोई एक डायरेक्टर होता है, कोई प्रोड्यूसर होता है, इतना पैसा डालता है, एफर्ट्स डालता है, जस्ट इतना बताने के लिए कि इसका अदर साइड भी क्या था। किसी ने कर्ण के ऊपर किताब लिखी है, द अदर साइड ऑफ द कर्ण, इज इट राइट? किसी ने भीष्म के ऊपर किताब लिखी है, द अदर साइड ऑफ द भीष्म। किसी ने किताब लिखी है शकुनी की, द अदर साइड ऑफ द शकुनी। मतलब कोई तो एफर्ट्स डाल रहा है अदर साइड के लिए। तो आप भी अदर साइड के लिए ही तो हीलिंग कर रहे हो। आप कर क्या रहे हो? मास हीलिंग करके। मतलब बाकी सब लोग तो बोलते देश कभी सुधर नहीं सकता, करप्शन कभी इंडिया से जा नहीं सकता, ये वन साइड है। व्हाट इज द अदर साइड? देयर इज अ लैकिंग ऑफ समथिंग एंड दैट यू कैन इनिशिएट इट। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप सोल्जर बन गए हो। आप साइलेंटली पूरे देश को, विदेश को, ग्लोबल क्या कहते हैं, इकोनॉमी को चेंज कर रहे हो यहाँ पे। किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि फाइट किसकी चल रही है? रिलीजन की। फाइट किसकी चल रही है? मनी क्राइसिस की, मनी के, करेंसी के फाइट चल रही है। इज इट राइट? आप सोच के देखना कि मेजॉरिटी फाइट किसकी है। क्योंकि मैं बचपन से सोचता था, जब लोग कहते हैं ना ये देश इस देश से लड़ रहा है, तो मैं बचपन में सोचता था मतलब कौन ऐसा आदमी है जो इंडिविजुअली लड़ रहा है। और बड़ा होने के बाद पता चला इंडिविजुअल लेवल पे तो कोई है भी नहीं। मतलब अगर हिटलर भी था या ओसामा लादेन भी थे, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे सिर्फ दिख रहे थे। एक्चुअली इनके अंदर तो मास ऑफ द पॉपुलेशन का एक क्राइम था। ये तो रिप्रेजेंटेटिव थे कि नहीं? मुझे बताओ, कोई तो इसको खड़ा करता है कि नहीं? ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे कौन कर सकता है? राइट? तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे इंडिविजुअल लोगों को बहुत हीलिंग कर सकते हैं जिनके साथ मास ऑफ द पॉपुलेशन कनेक्टेड है। बिकॉज इनको सुधारेगा कौन? मुझे बताओ, कौन इनिशिएटिव लेगा? मतलब जो कसब जो जेल में भी थे, उसको कितना टाइम रखा जेल में? पता तो पहले से ही चल गया था ना ये टेररिस्ट है, तो फांसी तो उसी दिन दे सकते थे जिस दिन पकड़ा जाए। लेकिन आप सोचो उसके ऊपर कितना पैसा खर्च किया, कितना टाइम वेस्ट किया। क्यों किया? बिकॉज हम अंदर से सबकॉन्शियसली तैयारी नहीं थे उसको पनिश करने के लिए। बिकॉज उसकी इम्प्रिंट्स हमारे साथ जुड़ी थी, उनकी कर्म हमारे साथ जुड़ी थी। जब तक हम पूरी तरह से उसको सजा देने के लायक नहीं होते ना, हम सजा दे ही नहीं सकते। आप मुझे बताओ ना, आपके घर में कोई गलत कर रहा है, क्या आप इमीडिएटली उसको पनिश कर सकते हो? मुझे बताओ, नहीं कर सकते। फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू पनिश दैट पर्सन, टू एक्सेप्ट दैट पर्सन। तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। समझ में आया कि नहीं? वो एक बड़े रिप्रेजेंटेटिव है। तो ऐसे लोगों के लिए ना हमें ये मास हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, जहाँ से हमें लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पे चीज़ें बदल सकती है। अदरवाइज़ कभी बदलेगी नहीं। आप 15 साल बाद भी आओ, आपको ऋषिकेश शायद ऐसा ही लगेगा। यस, आप कुछ? सर जैसे आपने बोला अभी कि इन्होंने हमने कस आपको देने में हाँ लगाया, हाँ बट अगर यही चीज हाँ। अगर दुबई या गल्फ कंट्री में होती है, हाँ, वो उतना समय नहीं लेते, वो उस चीज को विद इन अ टाइम पीरियड 5 दिन 10 डेज के अंदर खत्म करके क्लोजर करते हैं। वहां और यहाँ में इस चीज को लेके क्या डिफरेंस? नहीं डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ। डिफरेंस ऐसा होता है कि इंडिया में है ना, हम धर्म के नाम पे न्याय करते। धर्म की व्याख्या हमारे अंदर सबकॉन्शियस में सख्त भरी है। और वहाँ के कंट्री में ना, धर्म को रखो साइड में, इसने गलती किया इसको पनिश करो। ये फर्क पड़ता है कि नहीं? मतलब जहाँ पे इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है, उसमें कोई पॉलिटिक्स बीच में नहीं आती है, कोई धर्म बीच में नहीं आता है ना? नहीं तो क्या लगता है, नहीं इसको हर्ट हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इसलिए हम लोग के अंदर से ना वो जो ग्रंथ है जो हमें ब्लॉक करके बैठा है, हम गलत लॉ को ना गलत जगह पे लगा रहे हैं इमोशनली। यू हैव टू टेक एक्शन। हम इतने मतलब भक्ति के बोलते ना अंधे धार्मिक है, अंधे धार्मिक है, ये वर्ड में कहता हूँ। क्योंकि अगर हमारी अवेयरनेस वाली धार्मिक होती ना,
तो धर्म कहता है, कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को कि भाई धर्म के लिए लड़ो, हर मूवमेंट में लड़ो, तो उसका कुछ नया आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और नहीं लड़ोगे वो चीजें ऐसी ही पड़ी रहेगी हजारों साल तक, जस्ट बिकॉज नहीं ये नहीं कर सकते, ये धर्म के विरुद्ध है। ये देखो कैसा कॉन्सेप्ट है हमारे अंदर, हम खुद ही क्रिएट, रेजिस्टेंस अंदर है, लेकिन हम धर्म के नाम के करने ये नहीं कर सकते हम। सो डोंट यू थिंक इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट? मतलब आज भी जानवर मार रहे कि नहीं, हम लोग बलियां चढ़ा रहे कि नहीं? किसके नाम से चढ़ा रहे मुझे बताओ? धर्म के नाम से चढ़ा रहे। एक्चुअली ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कोई माँ नहीं थोड़ी बोलेगी कि हाँ भाई तू तेरा बच्चा नहीं जानवर का बच्चा लेके आ, ऐसा थोड़ी बोलेगी करके। लेकिन हम क्या है ना, वो पैटर्न तोड़ नहीं पा रहे धर्म के नाम से। तो फिर गवर्नमेंट भी है ना एक लेवल पे चुप बैठती है कि नहीं यार बवाल मच जाएगा अगर ये बंद करेंगे तो। इज इट राइट? मतलब कोई सिगरेट पीने वाले को आप बोलोगे सिगरेट छोड़, अरे यार दोस्त छोड़ने नहीं दे रहे यार, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, दोस्ती मेरे ऐसे। मतलब हम कैसे एंकरिंग बात कर रहे हैं? कौन से यार दोस्त आपके बॉडी के अंदर है? वो तो बाहर ही है ना, फिजिकली तो बाहर ही है ना, मेंटली आपने एंकरिंग करके रखा है कि वो मुझे छोड़ने नहीं दे रहे। तो आपका छूटेगा कब? जब पहले ये छूटेगा कि वो कितना भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, तब मैं छोड़ पाऊंगा। ये एंकरिंग समझ रहे आप? हमने अंदर लॉक है ना एक्सटर्नली करके रखा है कि नहीं ये धर्म कहता है ऐसा करो। समझ में कि नहीं? मतलब मैं जैन फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो हमारे जैनों में कहते हैं कि ये सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप यूज नहीं कर सकते, इसके रेडिएशन से इंसेक्ट्स मरते हैं, इनविजिबल इंसेक्ट्स मरते हैं। तो हमारे साधु आज भी नहीं करते, और इसलिए ये जैन धर्म कहीं स्प्रेड ही नहीं हो रहा है। आपको रील्स भी कम मिलेगी, आपको वीडियोस भी कम मिलेगी, आपको उसके व्याख्यान सत्संग भी बहुत कम मिलेंगे, बिकॉज शूट करने नहीं देते वो लोग। लेकिन अगर मैं एक चीज को साइड में रखूं कि उस टाइम पे ये इतना लोग अटैच नहीं थे मीडिया फील्ड से, डिजिटल से, तो अगर मैं उस पार्ट को अगर धर्म का साइड में रखूं और अगर मैं ये यूज करता हूं, तो सोचो लाखों लोगों के अंदर ना अहिंसा आ सकता है, क्योंकि महावीर का तो अहिंसा ही था ना, जैन का तो वही सिद्धांत था। लेकिन मुझे बताओ इस जनरेशन में, इस यंग जनरेशन में हिंसा ही चल रही है, बिकॉज अहिंसा के वीडियोस तो निकल ही नहीं रहे। तो वो पार्ट ऑफ द धर्म में पहले रिवॉल्यूशन चाहिए, चेंजेस चाहिए, जिस पार्ट से आज हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। आप समझ पा रहे हो? दैट पार्ट नीड्स टू बी चेंज्ड। समझ में कि नहीं? मतलब बीच में कोई एक रील निकली थी कि कोई बंदा गुरुद्वारा में बैठ के कुछ चैंटिंग कर रहा था, माला जप के कुछ तो कर रहा था, और उसको बोला ये तू यहाँ नहीं कर सकता है, यहाँ पे ये अलाउड नहीं है। तो दैट पार्ट नीड्स टू बी मॉडिफाइड। इट्स नॉट कि वो आप कंप्लीट धर्म चेंज करो, वो कि इस युग की क्या नीड है। अगर कोई नारियल चर्च में फोड़ना चाहता है तो बुरा क्या है? इज इट राइट? कोई जैन मंदिर में अगर जीसस को इन्वोक करना चाहते हैं तो उसमें बुरा क्या है? मुझे बताओ ना। अल्टीमेटली आप तो लाइट को इन्वोक कर रहे हो कि नहीं, राइट? आप कॉलेज में भी जाते हो तो स्कूल का ही तो ग्रामर यूज करते हो कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वही तो यूज कर रहे हो कि नहीं? तो ऐसा थोड़ी बोलोगे कॉलेज में कॉलेज का ही एजुकेशन यूज करना चाहिए, स्कूल का इधर आना ही नहीं चाहिए। इज इट राइट? लेकिन कॉलेज में भी हम नया कुछ सीखते हैं तो कुछ स्कूल की चीजें भी साइड में रख देते कि नहीं? हम ना ज्योग्राफी यूज करते, ना हिस्ट्री यूज करते। आप मुझे बताओ साइंस के सिलेबस में, डॉक्टरी में कौन सा हिस्ट्री ज्योग्राफी यूज करते? तो ये चीजें समझनी है हम एजुकेटेड लोगों को कि कुछ चीजों को साइड में रखना पड़ता है तो ही चीजें आगे बढ़ेगी, नहीं तो आगे बढ़ेगी नहीं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को हीलिंग करनी पड़ेगी कि लोग अपनी उस सख्त रिजिडिटी को तोड़ पाए, तब जाके कुछ होगा। अब्रॉड में ऐसा नहीं होता है। अब्रॉड में उन्होंने कोई भी सिद्धांत को ना धर्म से नहीं जोड़ा है, तो वो कभी भी चीजों को चेंज करते। हमारे यहाँ ऐसा नहीं करते, नहीं नहीं उसने, वो भगवान ने ऐसे बोला, वो गुरु ने ऐसे बोला, ये चेंज हो ही नहीं सकता है। बट देर इज अ डिमांड, देर इज अ सप्लाई। इफ यू अंडरस्टैंड then definitely there is a improvement, there is a development। नहीं तो मुझे बताओ हो सकता है कितनी बिल्डिंग पुरानी होती है, रीडेवलपमेंट के लिए तैयार है, लेकिन 2-3 लोग बोलते हैं हम साइन नहीं करेंगे, हमारी यहाँ पे मेमोरी जुड़ी है, हमारे यहाँ पूर्वजों की मेमोरीज है। तो फिर आप सोचो ना वो चीज़ें फिर डेवलप कैसे होगी? पुरानी चीज़ें कब तो तोड़नी पड़ेगी कि नहीं? हम खुद भी पुराने होते, मरते हैं कि नहीं? हमें भी जलाया जाता है, दफनाया जाता है, तब तो हम वापस रीबर्थ लेते कि नहीं? लेकिन हमारा माइंड सेट जो कलेक्टिव है ना, वो कहीं ना इस प्रोग्रेस को रोक रहा है।
और जब तक हम उस मास ऑफ द पब्लिक को हील नहीं करेंगे ना, मुझे नहीं लगता हम प्रोग्रेस कर सकते। अब तक तो क्या लग रहा था, हाँ अगर डॉक्टर ने बोला ये नहीं बच सकता तो नहीं बच सकता, ये दवाई काम नहीं आ सकती तो इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन आज हम साबित कर रहे हैं कि दुआ कभी दवा से भी ज़्यादा काम करती है, हर्ब्स कभी मेडिसिन से भी ज़्यादा, एलोपैथी मेडिसिन से भी ज़्यादा काम करती है, कभी सिंबल्स हो सकता है कोई मंत्र से भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। वी आर प्रूविंग दैट थ्रू द ऑरा रिसर्च, बिकॉज कभी कभी मंत्र आउटडेटेड हो जाते, जितना इम्प्रूव करना था इम्प्रूव कर दिया, लेकिन अब मंत्र उससे आगे कोई इंप्रूवमेंट नहीं ला रहा है, तो आप सिंबल्स तो डाल सकते हो कि नहीं। आप ये नहीं बोल सकते हो नहीं हमारे ग्रंथ में मंत्र थे सिंबल्स नहीं थे। अरे दवाइयाँ भी पहले नहीं थी, तो भी तो दवाइयाँ खा रहे हो ना जो पहले नहीं थी। तो जब ये चीज़ें डेवलप्ड हो रही है, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो रही है, तो स्पिरिचुअलिटी क्यों डेवलप नहीं हो रही है। धर्म भी डेवलप्ड होना चाहिए। और धर्म कौन सा, मतलब मैं आज आपको साइंस बताता हूँ, धर्म कौन सा, धर्म वो जो इस युग में हम मनुष्य जो भगवान की चेतना लेके आते हैं और एक जो नया अनुभव निर्माण करते हैं, वो धर्म होता है। वॉट यू एक्सप्रेस दैट इज अ धर्म। आप किसके साथ प्यार का कैसा एक्सप्रेस कर रहे हो, लव, किसी के साथ फ्रेंडशिप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट इज द धर्म। क्योंकि ये एक नया मॉड्यूलेशन है। पुराना एक अलग था कि जहाँ पे हम सकते भाई कृष्ण भगवान सुदामा का ये एक फ्रेंडशिप वाला था, अब एक फ्रेंडशिप का एक नया वर्जन आया है, तो वो धर्म हुआ कि नहीं। इज इट राइट। पहले वो था कि भाई ये इनके साथ ही रह के बिजनेस कर सकता है, अब हम अलग अलग लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, ये भी एक नया धर्म है कि नहीं। सो व्हाट डू यू मीन बाय धर्म। धर्म इज अ डिसिप्लिन, इज अ सिद्धांत, इज अ बॉटम स्ट्रक्चर, बट बॉटम स्ट्रक्चर कैन चेंज टाइम टू टाइम। व्हाट डू यू थिंक। उस टाइम पे उस करेंसी की एक अलग वैल्यू थी जिसपे एक बॉटम स्ट्रक्चर बना था, उस अलग धर्म के सिद्धांत या ग्रंथ के सिद्धांत पे कोई चीजें बनी थी। लेकिन आज तो चीजें नहीं बन रही है कि नहीं। इज इट राइट। मतलब हमने जब बाहुबली देखी तो हमने ऐसा थोड़ी सोचा नहीं नहीं हमको ये VFX का पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपको तो पूरी पसंद आई कि नहीं पिक्चर। तो एक नया वर्जन आपको एक्सप्रेस किया गया कि नहीं, प्रोजेक्ट किया गया कि नहीं। सो दैट इज ऑल्सो अ धर्म। कि अब हम देखते भले वो शिवलिंग ऐसे उठाया तो वो भले VFX का एक इफेक्ट था, ऐसे थोड़ी कोई शिवलिंग उठा सकता है इतना बड़ा, राइट। बट लेकिन क्या है ना, हमें समझ में आया कि इफ़ यू आर फेथफुल टू शिवा, आप में इतनी स्ट्रेंथ आ सकती है कि शिवा भी आपके कंधे से कंधे चल सकते हैं। ये भी एक नया धर्म है। तो ये आपका रवैया बदलना पड़ेगा, परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा, आपका विजन चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चीज़ें नहीं होगी। जब तक पुरानी ग्रंथ बेच बेच के वही ठूसते रहोगे, वही ओल्ड कंटेंट ठोसते रहोगे ना, नया चीज़ आ ही नहीं सकती यहाँ पे। और ये जनरेशन परेशान है कि हमें एक्सप्रेस क्यों नहीं करवाया जाता, हमारे नए सिद्धांत क्यों नहीं बनवाए देते, नए कायदे कानून क्यों नहीं बन रहा है। आपको नहीं लगता ये इनको सफोकेशन हो रहा है ये जनरेशन को। हाँ हो रहा है कि नहीं, क्यों हो रहा है। बिकॉज वो बातें जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है वो चीजें हम पकड़ के बैठे हैं। सो फॉर देम इट्स आउटडेटेड। मतलब अगर आज आप स्वामीनारायण मंदिर में जाओ, एस्कॉन में जाओ, वहां पे अगर आपको अच्छा खाना मिलता है तो यंग जनरेशन भी जाता है। इज इट राइट। लेकिन अगर आप पुराने कोई मंदिर में जाते हो, आपको बिल्कुल खाना नहीं मिलता तो बच्चे बोलते बाहर ही जाते ना, डोमिनोज पिज्जा में, यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है। सो थिंक अबाउट इट। हर बार आप उनको खिचड़ी नहीं खिला सकते, हर बार उनको नहीं बोलते नहीं यहाँ प्रसाद मिलता है यही खाओ। सो समवेयर यू नीड अ न्यू वर्जन ऑफ धर्म। कि कहीं पे अगर कुछ खाना, एक कैफेटेरिया होता है मंदिरों में, राइट, तो बच्चे और इंजॉय करेंगे। चलो अपना खाना तो मिलेगा, दर्शन करने में क्या जाता है। तो थोड़ी चीज़ें मॉडिफाई करनी पड़ेगी, कुछ थोड़े कल्चर को थोड़े मॉडिफाई करने पड़ेंगे। लेकिन वो हम ऐसे नहीं कि रूट्स को तोड़ रहे, हम मॉडिफाई कर रहे। मॉडिफाई समझ रहे हो ना, कुछ एक नया वर्जन क्रिएट कर रहे। अंदर भक्ति इतनी है, श्रद्धा इतनी है, लेकिन जो अलग नई डिमांड है ना, उस डिमांड के साथ हम कर रहे हैं। जैसे आज रोपवे बन रहे कि नहीं, तो रोपवे से दर्शन करते कि नहीं। चाहे आप गया जाते हो, ये मनसा देवी जाते हो, तो रोपवे बनते कि नहीं। तो ये आधुनिक टेक्नोलॉजी है कि नहीं। आज हम गिरनार जाते हैं, हमारे जैन थे 5-10 हज़ार स्टेप्स है वहाँ पे, बड़े बूढ़े नहीं जा सकते, लेकिन रोपवे में जाएंगे तो तुरंत दर्शन हो जाते। तो दिस वे यू हैव टू, यस, सदगुरु का भी तो यही सारा है, कंसेप्ट है ना। कॉन्सेप्ट है। उसने भी तो यही यंग को करने के लिए बाइक चलाना, बहुत हेलीकॉप्टर चला रहे, हेलीकॉप्टर चलाना, कि
ताकि यंग उनके साथ वहाँ आए। एग्जैक्टली ना, मतलब हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते यहाँ पे ना, हम एक्चुअली धर्म के सिद्धांतों की भी बात कर रहे हैं कि अगर आप कहीं पे कोई भी प्रेयर कर सकते हो तो दैट इज द टेम्पल ऑफ वननेस। यू कैनॉट क्लेम कि यहाँ पे यही चीजें कर सकते हो, यहाँ यही चीजें चलती है। ये कहाँ लिखा था? इंसानों ने लिखा था, तो वो इंसान का है, नहीं है तो ये आउटडेटेड हो गया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? बिकॉज आपको जो आपके पेरेंट्स ने सिखाया, आप 100% अपने पेरेंट्स को तो फॉलो नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स आउटडेटेड हो गए। आपके बच्चे 100% तो आपको फॉलो नहीं कर रहे, मुझे बताओ, क्योंकि आप आउटडेटेड हो। तो अगर नई चीजें हम इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, तो मैं सोचता हूं मास लेवल पे क्यों नहीं कर रहे, हम बदलाव क्यों नहीं ला रहे? राइट? आप लीलावती हॉस्पिटल जाओ बॉम्बे में, राइट? इतनी बड़ी टॉप लेवल की हॉस्पिटल है, 5 स्टार लेवल की है, लेकिन बेस लेवल पे ग्राउंड फ्लोर पे ना शिव जी की मूर्ति है, पार्श्वनाथ की मूर्ति है, अंबा जी की मूर्ति है। लोग वहाँ प्रेयर करते, मेडिटेशन करते, हीलिंग करते हैं ताकि उनके पेशेंट आईसीयू में, ओटी में ठीक हो जाए। सो दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, राइट? आप पूना की रूबी हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे इतने वार्ड्स हैं, मेडिकल वार्ड्स, और 3 वार्ड सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के, मेडिटेशन के, प्राणी हीलिंग के हैं। सो दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, राइट? आप साउथ अमेरिका में जाओ, डॉक्टर विलियम ली रैंड है, मिशिगन में है, उन्होंने कम से कम 70 हॉस्पिटल्स में अपने हीलिंग वार्ड्स ओपन करके रखे हैं। उन्होंने साउथ अमेरिका में एक पिरामिड क्रिस्टल का रखा है और वो ग्लोबल मास हीलिंग करता है। ये कॉन्सेप्ट कोई बता ही नहीं रहा है। वो बंदे ने इतना बड़ा क्रिस्टल रखा है पूरा साउथ अमेरिका में, पूरे वर्ल्ड के लिए वो रोज ग्लोबल हीलिंग, मास हीलिंग करते हैं करके। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीजें हैं कि हमको समझनी पड़ेगी कि जो शैमनिज्म का मुने की राइट्स है, फायर सेरेमनी है, हम पितृ हीलिंग के लिए यूज करते हैं। दिस इज अ न्यू वर्जन, कोई सोच भी नहीं सकता है, राइट? मतलब वो अपनी ट्राइबल्स एरिया में थे जहां पे उनको हर्ब्स यूज करते थे और फायर यूज करते थे। इज इट राइट? हमने क्या किया, उसी ट्राइबल शैमनिज्म को हम अपने साई करुणा मिशन में लेके आए और हम लोगों की पितृ हीलिंग करवा रहे, मणिपुर चक्र की हीलिंग करवा रहे। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप ट्राइबल थोड़ी हो, आप क्यों करोगे? ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। इज इट राइट? आपको भी लाइट्स चाहिए, इल्यूमिनेशंस चाहिए, राइट? आपके भले वो गॉड नहीं है, आप भले उनको बिलोंग नहीं करते हो, बट आप इनको इन्वोक तो कर सकते हो कि नहीं, राइट? तो ये मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड में जो बेस्ट चीजें हैं, जो कहीं से हम ला सकते हैं, प्लीज लेके आओ। लेकिन ये कब होगा? जब आप उनकी मास हीलिंग करोगे, जब आपकी प्रेयर ग्लोबल रहेगी, सिर्फ स्पेसिफिक नहीं रहेगी कि मैं अपने ही लोगों की हीलिंग करूंगा, अपने ही गुरु की करूंगा या अपनी ही प्रजा की करूंगा। तो फिर एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि कोई मास लेवल पे कोई बदलाव लेके आएगा करके, बिकॉज कहीं कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। जैसे हम देखते हैं ना, कभी सड़कें वायर केबल के लिए खोद रहे, कभी गटर के लिए खोद रहे, इनमें कम्युनिकेशन नहीं है, इनमें वननेस नहीं है। इज इट राइट? 4 दिन खोद के बंद किए, फिर दूसरा बंदा खोदता है, इसको डिग करता है। इज इट राइट? क्योंकि इनके अंदर एक कोई कम्युनिकेशंस नहीं होता। लेकिन जब आप हीलिंग करोगे ना, ये लोग एक टेबल पे बैठेंगे कि जब तू खोदेगा तभी ही मैं ये काम करूंगा, तो 10 बार खोदना ना पड़े, सड़कें खराब ना करें। तो मुझे बताओ नुकसान किसका होता है? गवर्नमेंट का हो रहा है। गवर्नमेंट किससे चल रही है? हम लोग से चल रही है, प्रजा से चल रही है। तो प्रजा कभी भी है ना ऐसे सोचती ही नहीं है कि हमारे गार्डन प्रिजर्व हो, फॉरेस्ट प्रिजर्व हो, एनिमल प्रिजर्व हो, बर्ड्स प्रिजर्व हो, कभी सोचती नहीं है। हो रहा है डिमोलिश, होने दो, खराब हो रहा है, होने दो। इज इट राइट? पॉल्यूशन हो रहा है, होने दो। मतलब हम व्हीकल्स को रोक रहे हैं कि एक दिन ये व्हीकल चलेगी, एक दिन यहाँ नहीं चलेगी। मतलब आप ये करेक्शन कैसे कर रहे हो? ये किसको फिक्स कैसे कर रहे हो? आप रोक कैसे सकते हो? इससे तो आप हीलिंग कराओ, एयर एलिमेंट्स की, पॉल्यूशंस की डीक्लटरिंग कराओ। इज इट राइट? तो मुझे लगता है कितना अच्छा हो जाएगा कि हम वातावरण की ही रोज हीलिंग करते हैं, बिकॉज पॉल्यूट तो हम ही कर रहे हैं कि नहीं, तो फॉरगिवनेस भी हम करें। और जब हम नेचर से फॉरगिवनेस करते हैं ना, तो नेचर वापस नव निर्माण होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग रुक जाएगी, ये कभी भी बारिश होना रुक जाएगी। इज इट राइट? सड़कें टूटना बंद हो जाएगी, अर्थक्वेक रुक जाएगा, फ्लड रुक जाएगा, बिकॉज वो आपका कंट्रीब्यूशन चाहता है। आप नहीं देते हो तो बर्बाद करते हैं आपको डिमोलिश करते, आपको लेके जाते। बट अगर आपका कंट्रीब्यूशन होगा तो कौन मना करेगा? आज आप लोन लेते हो और इंटरेस्ट पे करते हो, तो बैंक वाला आपको बैकफायर करेगा?
मुझे बताओ, आप EMI अगर टाइम पे कर रहे हो, इंटरेस्ट 8% 10% जो भी आपने लिया है, तो आपको क्यों बैंक वाले परेशान करेंगे? तो नेचर भी आपसे इंटरेस्ट चाहता है कि भाई तुमने मेरा तोड़ के तुमने मेट्रो बनाया, तुमने फ्लाईओवर बनाया, तुमने टनल बनाया, तो नाउ प्रे फॉर मी, इज इट राइट? तो आप ऐसे टाइम पे प्लीज हीलिंग करो इन सारी चीज़ों की, जहाँ जहाँ आपको लगता है, इंट्यूटिवली लगता है कि मुझे आज इसकी करनी है, तो रोज एक सब्जेक्ट लो और रोज करो। दिस शुड बी योर कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड इफ यू कैन डू इट, आपको नहीं पता कब मिरेकल होगा। आपको कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, कोई क्रेडिट्स नहीं मिलेगी, और कोई एक्नॉलेज भी नहीं करेगा कि आपकी ये साइलेंट प्रेयर से कहीं पे कुछ हुआ है करके। समझ में कि नहीं? जैसे साइलेंट जासूस कैसे होते हैं, पता ही नहीं रहता कि इन्फॉर्मर कौन है, कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है। तो यही हमारा एज अ स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि आपके लाइट्स, फोटॉन्स प्लीज़ ऐसे लोगों पे डालते जाओ, जहाँ पे भी आपको लगता है। आप 5 मिनट डालो, 10 मिनट डालो, 15 मिनट डालो, मैं नहीं कहता कि घंटों घंटों तक बैठ के इनके लिए कुछ करो, इज राइट? समस्याएं तो आपको दिख रही कि नहीं, मुझे ये बताओ। किसी को न्यूज़पेपर पे दिख रही है, राइट? किसी को अपने घरों में समझ रहा है, किसी को टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो जो समस्या आपके सामने है, नेचर वांट्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड। कोई अगवा हो गया, किसका रेप हो गया, इज इट राइट? तो प्लीज़ उसकी हीलिंग करो कि वो ट्रॉमा लेके ज़्यादा परेशान ना हो, बिकॉज उससे क्या होगा, हम सिर्फ लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलता उसका, फॉरगिवनेस कोई नहीं करता। तो बेटर है हम स्पिरिचुअल लेवल पे ना उस चीज़ को क्लियर करें, और वो अगर आप क्लियर कर पा जाए तो नेक्स्ट जनरेशन के DNA में ये सब डिफरेंसेस नहीं आएंगे, ये ट्रॉमास नहीं आएंगे, इज इट राइट? ये जो भी फ्रॉड हुआ, चीट हुआ, ये कुछ भी DNA में नहीं जाएगा, बिकॉज ये फिर रिवेंज एटीट्यूड से। ये अभी जो सीरियल किलर्स देख रहे हैं ना आप, ये इतना देख रहे हैं ना, सीरियल किलर क्यों बन रहे हैं? ये लाइफ का नहीं है वो सीरियल किलर, वो कितने लाइफ का अक्यूमुलेटेड है कि मेरे से गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मुझे न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, तो वो कोई भी एक मुद्दा लेके अपना सीरियल किलर बन जाता है। कोई काटते रहता है, कोई जहर देता है, कोई पॉल्यूट करता है, कुछ भी कर देता है लोग, इज इट राइट? यस सर, एक्चुअली आई डोंट नो कि मैं बराबर बोल रही हूँ। हाँ जैसे आपने बताया अभी सोल सोल्जर हाँ, चाहिए, राइट। तो जस्ट एक मैसेज आया, क्लिक किया, आई डोंट नो, हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ये एडवांस हीलिंग हाँ। क्लासेस ले रहे हैं, तो उसमें अगर ऐसे टॉपिक डाल दे, ये सारे टॉपिक्स एक्चुअली उसी के हैं। हमने जितने टॉपिक्स इसमें डाले हैं ना, जैसे आपको बोला कि कॉज ऑफ द सफरर, फॉल्ट ऑफ द सफरर, इज इट राइट? तो जब आपने ये निकाला, ये अपनी हीलिंग की, तो ये मास ऑफ द पब्लिक को ये मैसेज जाएगा कि बाहर कोई दोषी नहीं है, किसी को ब्लेम मत करो, आप ही दोषित हो और खुद की हीलिंग करो। तो जो जो टॉपिक्स इसमें है, जो आप खुद पे अप्लाई करोगे, इसका मतलब मास ऑफ द पॉपुलेशन को ये मैसेज जाएगा कि एक्चुअली नज़रिया अब बदलना है, परसेप्शन अब बदलना है, अब टाइम आ गया है करके। नहीं तो अब तक क्या लग रहा था, हाँ इसने मेरी लाइफ मेस कर दी, इसने ऐसे कर दी, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं कर्ज करता हूँ, मैं बद्दुआ देता हूँ, इसका भी ऐसा ही हो। तो ये तो साइकिल हो गई कि नहीं? फिर नेक्स्ट लाइफ में वो आपको बद्दुआ करेगा, फिर वापस आप उसको करोगे, तो आप कट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं हमेशा अपने टॉक में कहता हूँ, हु स्टार्टेड द कर्मा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हु एंडेड द कर्मा इज इम्पॉर्टेंट, हमेशा मैं कहता हूँ। तो आप ये मास हीलिंग में ये समझ लो ना, ये सारे टॉपिक्स में, कि आज आप वो सर्किट तोड़ने के लिए बैठे हो। यहाँ पे बेसिक में तो खुद के लिए बैठे थे, यहाँ पे आप लोगों के बिहाफ पे बैठे पड़े हो, इसलिए हम बहुत कम है। अगर खुद के लिए बैठते तो नीचे देखो 35 लोग हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन दूसरों के लिए कोई कुछ नहीं करता। आपको भगवान ने भेजा इसलिए क्योंकि अंदर से आप तैयार थे। आपको भी नहीं पता था कि आप एक्चुअली इसमें क्यों बैठे हो। आपको लगा नहीं मैं ये टॉपिक के लिए बैठा हूँ, ये टॉपिक के लिए नहीं बैठे हो, आप मास रिवॉल्यूशन के लिए बैठे हो। यस सर, हम ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल की बात कर रहे हैं। हाँ, और सब धर्म अपने अपने इस पे चल रहे हैं। राइट राइट। अभी हिंदुइज्म की बात करते हैं, या हाँ। फिर जैसे आप एसके, हाँ। हमारा एक खुद का एक थॉट प्रोसेस है। हाँ यहाँ पे काम कर रहे हैं। हाँ, एसके में आने के पहले तो हम भी सही बात है, ऐसे सोचते सही थे। बात है, सही बात है। तो ये सेम जो कॉन्सेप्ट है, हाँ। जो हमारा स्ट्रक्चर है, हाँ। ऐसा दूसरे इसमें भी होगा, जैनिज्म में होगा, सब में होगा। क्रिश्चियनिटी में होगा, हाँ, मुस्लिम इसमें भी होगा। एग्जैक्टली। तो क्या कनेक्ट विद देम? नहीं, यू कैन कनेक्ट, लेकिन कैसा है, आप जब हीलिंग करोगे ना, जैसे मैं सब कनेक्ट हो गया हूँ, मैं गोवा के चर्च से भी कनेक्ट हो गया हूँ, राइट, दुबई की मैं मुस्लिम कंट्री से भी मैं कनेक्ट हो गया, उनके धर्मों के लोगों से भी कनेक्ट हो गया, मैं हर जगह अलग अलग लोगों से कनेक्ट होता हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, उसको साइलेंटली एब्जॉर्ब करता हूँ और साइलेंटली दूसरों में डाल देता हूँ।
क्योंकि अगर आप बोलोगे ये उसका सिद्धांत है तो आप बोलोगे नहीं रहने दो उसके, मेरे धर्म में जो है मेरे लिए बस है। लेकिन आप ये सिंबल्स के थ्रू, ये साइकिक सर्जरी के थ्रू, ये मास हीलिंग के थ्रू, ये टॉपिक्स के थ्रू आप जब कराते हो ना, आपको पता भी नहीं चलता कि उनके सिद्धांत कब आपके अंदर आ गए। तो हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। हो ही जाते, हो ही गए हो। बिकॉज क्या है ना, जो सिद्धांत अब ये जो साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी के रिट्रीट्स में होते हैं ना, ये एक्चुअली धर्म के सिद्धांत नहीं है, ये आध्यात्मिक सिद्धांत है और ये अलग अलग धर्मों से आई है। तो वो हमें पता ही नहीं, बिकॉज आपने ग्रंथ थोड़ी पढ़े, तो आपको थोड़ी पता कि अच्छा ये गुरुद्वारा में सिखाया जाता था, अच्छा ये वहाँ कन्फेशन उसमें होता था, ये होपोनोपो वहाँ होती थी, ये फॉरगिवनेस वहाँ होती थी। आपको तो पता ही नहीं, आप चर्च में तो गए नहीं, समझ में कि नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, उस साइलेंटली उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं ना, आप एक फ्लेक्सिबल हो जाते हो, एडजस्टेबल हो जाते हो, तो आप मास ऑफ द पॉपुलेशन के साथ फ्रेंडली हो जाते हो। आपको पता ही नहीं चलेगा धीरे धीरे, यार ये मेरे इतने अगेंस्ट था, मेरे फेवर में कैसे हो गया, मैं इसके अगेंस्ट था, मुझे ये अच्छा क्यों लगने लगा। बिकॉज कुछ उधर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ सोचते सब लोग करते, लेकिन वही ऐसे साइलेंटली कर रहे। वो अगर सामने आएंगे तो लोग उनका भी अपोज करेंगे कि नहीं। यस सर कल मैम से भी यही क्वेश्चन था। हाँ। हम बहुत टाइम इतने सरेंडर होते हैं, इतने एडजस्टेबल होते हैं, हाँ। इतने हीलर हो जाते हैं, हाँ। कंडीशनल लव भी इतना हो जाता है हाँ कि वी आर अनेबल टू सेट आवर बॉन्ड। राइट। सो कभी-कभी डार्क पार्टिकल या कभी-कभी अपोजिट चीज अंदर आ जाती है। हाँ हाँ, How to, नहीं एक चीज है ना, इस दुनिया में कुछ भी करोगे उसका अदर साइड तो डेवलप होने ही वाला है कि नहीं। कुछ भी करो, बिकॉज अगर आप ओशो की वाणी सुनो या शिवा का कॉन्सेप्ट समझो, तो कुछ ना करने के लिए हम आए हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए आए हैं, राइट। लेकिन अगर कृष्णा की वाणी समझो कि हम बहुत कुछ करने के लिए आए हैं, तो यही तो अदर साइड हुआ कि नहीं। तो कभी आपको शिवा बनना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, कभी कृष्णा बनना पड़ेगा, नहीं हम तो कुछ करेंगे ही, ऐसे बगैर कर्म के हम कैसे रह सकते। इज इट राइट। तो दोनों का अदर साइड है। जब आप कुछ नहीं करते हो तो लोगों को प्रॉब्लम होता है, जब आप करते हो तो उसका भी एक अदर साइड डेवलप हो रहा है, बोले कि तुमने ऐसे क्यों किया। so ये presence of mind से हमें practice से ही लगता प्रैक्टिस से डेवलप होगा ना, बिकॉज आपको समझ में आ रहा है ये नियति का डिमांड था, ये समय का डिमांड था और आपने उसको फुलफिल किया। जैसे कल मैं बच्चों के वहाँ रिट्रीट में गया और वो बच्चे बोले हमें घूमना है, मैंने बोला ठीक है आज घूमने चले जाओ, तो आज वो चले गए के है ना। तो ये मुझे लगा अंदर से उनकी डिमांड थी, मैंने उसको सप्लाई कर दिया। तो मैं नहीं बोलूँगा नहीं नहीं तुम रिट्रीट के लिए आए हो, तुम बाहर नहीं जा सकते हो, तुम्हें 5 दिन हमारे साथ ही रहना है। सी वॉट एवर देर इज अ समथिंग डिमांड और आप उसको एग्जीक्यूट करते हो, इसका मतलब आप होने देते हो। पर नॉर्मली धार्मिक लोग नहीं लेने देते। अभी क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी आप सपोज कोई एक मंदिर में गए, एक शक्तिपीठ में गए और आपको इतना अच्छा लगा फॉर एग्जाम्पल, और आपको इतना अच्छा लगा, आप सबके लिए प्रे कर रहे हो अपने फैमिली, अचानक आता है यार वीडियो कॉलिंग करके मम्मी को भी दर्शन कराओ, और आप करा दो, तुरंत पंडित ये मोबाइल बंद कर, चालू मत कर। तो सी दिस इज वेयर दे रेस्ट्रिक्ट कि भाई एक बंदा, सब यहाँ नहीं आ सकते, यू कैन नॉट क्रिएट अ क्राउड। अगर कहीं ना कहीं बैठ के किसी को दर्शन, फोटो नहीं ले रहे हो, आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, देखो इसमें फ़र्क है। फोटो लेके उनको लगता है आप एनर्जी डिस्टर्ब कर सकते हो, लेकिन वीडियो कॉलिंग में डिस्टर्ब नहीं होता, बिकॉज कोई आदमी लाइव दर्शन कर रहा है और फिर आप वहीं कट कर रहे हो। तो पहले सिद्धांत क्या था, मैं अभी आपको फोटो की एक समझाता हूँ ऑरा साइंस के हिसाब से, कि फोटो की प्रिंट करोगे और कहीं कचरे में डाल दोगे ना, तो उस मंदिर की एनर्जी खराब होगी। अब यहाँ प्रिंट कहाँ निकाल रहे हो आप मोबाइल पे क्लिक कर रहे हो, आपके गैलरी में है, आपकी फाइल में है, और आप किसको दिखा रहे हो, या व्हाट्सएप पे डाल रहे हो या फेसबुक पे डाल रहे हो, तो कहाँ आप गंदगी फैला रहे हो। जिसने रेस्ट्रिक्ट किया था वो ये कंडीशन पे कि ये लोग फोटो प्रिंट निकालते हैं और फिर गंदगी फैलाते हैं, मतलब उसमें फिर फंगस होता है, उसको गटर में डाल देते हैं, तो दैट इज अनएथिकल। बट यहाँ पे वो समझ ही नहीं रहे, हम अपने फैमिली को दिखा रहे कि देखो मैंने तिरुपति का दर्शन किया, देखो मैंने साईं का दर्शन किया, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट। किसी को वाइब्स ही तो मिल रहे कि नहीं। तो मे बी नेक्स्ट टाइम यार मुझे भी जाना है, चलो आज तुमने दर्शन करा है, मैं प्रे करता हूँ नेक्स्ट टाइम मैं भी वहाँ पहुँचूँ। सो सी दिस इज हाउ यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट। सिद्धांत बने थे तो उस सिद्धांत का आधार क्या था ये किसको पता। जब ये बोला था जैनिज्म में कि भाई इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल नहीं करना, तो उसका आधार क्या था कि ठीक है कि भाई हम ज़्यादा बिजली इस्तेमाल ना करें, पानी भी इस्तेमाल ना करें नहाने के लिए, बिकॉज उसमें इंसेक्ट्स होते हैं,
पैदल चलें, चप्पल ना पहने, इंसेक्ट चलें। लेकिन अब इतना गटर वाला है, आप पैदल चलोगे तो आपके पैर के अंदर भी जर्म्स जा सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स जा सकते हैं, तो चप्पल तो पहनना पड़ेगा कि नहीं। तो कोई भी धर्म के सिद्धांत उस समय के लिए बना होता है, आज वो समय नहीं है। जैसे इस्लामिक कंट्री में एग्रीकल्चर नहीं था, फार्मिंग नहीं थी, तो ऐसे बोला था भाई भूखे रहने से तो जानवर खा लो। आज सब कुछ मिल रहा है, आज इतना ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सब फ्रूट्स वेजिटेबल सब कंट्री में मिल रहा है, फिर तो वेजिटेरियन बन सकते कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। जब दूध गांव में एक्स्ट्रा था तो बोले जाके शिव जी पे चढ़ाओ, पॉपुलेशन कम थी। अब पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये दूध आप आश्रम में दो, गरीबों को दो। तो आप सिद्धांत बदल सकते कि नहीं। आप धर्म का उल्लंघन नहीं कर रहे हो, उसका एक मॉडिफिकेशन कर रहे हो। इस युग का एक नया डिमांड है, उसको सप्लाई कर रहे हो। तो टेल मी वेयर हैव यू डिमोलिश्ड द धर्म। इज इट राइट। ये लोग भी तो लाइव आरती दिखाते कि नहीं। आज आप जाओ किसी भी वेबसाइट पे, आपको वैष्णो देवी का भी मिलेगा, शिरडी का भी मिलेगा, तो वो लोग भी तो यही कर रहे हैं। हमको रोक रहे, खुद कर रहे हैं। तो फिर समझ लो ना कि पब्लिक का एक भाव है कि अपने घर वालों को दर्शन कराए, तो इसमें क्या बुरा है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ चलो नहीं करने दे रहे ना, वहाँ सिंबल्स डाल दो कि ये सिंबल्स ये भगवान के थ्रू मेरे परिवार में गए। आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर लिया, आपने लॉ भी नहीं तोड़ा और आपके भाव भी थे, तो दोनों फुलफिल हुए कि नहीं, है ना। आपने जैसे सिंबल्स डाले तिरुपति बालाजी पे कि चलो ये मेरे मम्मी को ब्लेस करो, मेरे पापा को करो, मेरे पार्टनर को करो, तो वो सारे सिंबल्स उधर जाएंगे थ्रू दैम। तो फिर फोटो नहीं भी खींचने दे तो इट्स ओके। समझ में आ रहा है। सो ये कुछ चीजें आप अपने हिसाब से चेंज करो, मे बी कल फ्यूचर में ये चीजें करने दें। चर्च में थोड़ी रोकते। मतलब एक बात पूछूं आपसे, देखो जैसे इंडिया में तो हम लोग बड़े अच्छे से खुले दर्शन करते हैं, हाँ लेकिन मैंने सुना है बाली में वो लोग नहीं जाने देते। हाँ मतलब बाली में उन्होंने अपने एग्रीकल्चर को पूरा मतलब ऐसे मतलब अब बाहर से मत्था टेक के हाँ। अंदर नहीं जाने देते सर। वो बहुत प्रिजर्व पूरा करते हैं। प्रिजर्व करके मैं ये कहता हूँ ना, जितना आदमी बॉडी कॉन्शियस ज्यादा होता है ना, उतना फियर भी ज्यादा होता है। मतलब उसको लगता है ये चीज पॉल्यूट होगी, ये चीज खराब होगी। लेकिन कोई अच्छे भाव से जाते हैं वो तो एनर्जी और डाल के जाएगा, सिर्फ विड्रॉ करके थोड़ी जाएगा। मतलब वो उनका फियर है ना। जितना आदमी बॉडी कॉन्शियस ज्यादा है उतना ऐसा होगा कि नहीं। आज हमारे जैनिज्म में बॉडी कॉन्शियस है, इसलिए कहते हैं कि जैन की मूर्ति को बगैर पूजा के कपड़े आप हाथ नहीं लगा सकते, आप बाहर से दर्शन कर सकते हो। ऐसे हाथ नहीं, क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अरे हिंदू मंदिर के भी तो भगवान के प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो हाथ तो लगाते कि नहीं हम। इतना फियर नहीं है। समझ में है कि नहीं। अब इस्लामिक में इसमें कहते भाई हिंदू जाके मतलब नमाज नहीं पढ़ सकते, इज इट राइट। लेकिन अगर किसी का भाव आया है तो इसमें क्या बुरा है ना। हमारे अंदर सब भगवानों की चेतनाएं हैं, तो कभी भी कोई चीज जागृत हो सकती है। मैं 4 साल का था तब से मैं क्रॉस पहन रहा हूँ जीसस का, तो मेरे अंदर से पता नहीं क्यों भाव आया। मैं तो स्पिरिचुअल नहीं था बचपन से, राइट। कोई कॉन्वेंट स्कूल में भी नहीं था, कोई मेरा क्रिश्चियन फ्रेंड भी नहीं था, लेकिन मैं बचपन से वो क्रॉस पहनता हूँ। मैं मार्केट में जब भी जाता था तो पहले क्रॉस ढूंढता था और फिर मैं नए नए क्रॉस पहनता था। तो वो मेरे अंदर एक इम्प्रिंट है कि एक रिस्पेक्ट, एक लव है जीसस के लिए। मेरे पेरेंट्स को नहीं है, वो बोलते तू क्या, तो मेरे पापा चिढ़ा देते तू एंथनी है, तू एंथनी है करके। लेकिन मुझे लगता जहाँ मेरा एक अफेक्शन है, मेरा एक लव है, वो एक अनकंडीशनल है, उसका वो धर्म के सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक मस्जिद में गया, हाँ, तो मुझे वहाँ से उन्होंने रोक दिया। तो मैं वही कह रहा हूँ, ना। सी क्या होता है ना, ये चीजें लोगों को मिलने नहीं दे रही है। आपका सोल कर्मा तो अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ ही तो है ना। आज आपके घर में कोई दूध वाला आता है, कोई न्यूज़पेपर वाला आता है, आपको तो पता है ना वो अलग अलग धर्म के लोग रहते, इज इट राइट। आपका कोई कारपेंटर है, आपका कोई आर्किटेक्ट है, वो भी तो अलग अलग धर्म के रहते हैं। तो अगर आप उनको धार्मिक जगह पे ही मिलने दोगे तो काम की जगह पे तो और अच्छा रेजोनेंस होगा। यू विल रिस्पेक्ट देम एंड दे विल रिस्पेक्ट यू। तो वाई टू रेस्ट्रिक्ट एनीवन। ये आपको हीलिंग से वो बैरियर तोड़ना पड़ेगा, ये रेस्ट्रिक्शंस तोड़ने पड़ेंगे आपको। सर हमारा टॉपिक यही टॉपिक था, इसलिए तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ ना, बिकॉज परफेक्ट है ना। बिकॉज ये टॉपिक के हिसाब के आधार पे ही मैं आज आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। ये चीज़ें ना मैं पास्ट लाइफ के क्लास में बोल सकता हूँ, ना बेसिक क्लास में बोल सकता हूँ, और ना होलिस्टिक में बोल सकता हूँ, क्योंकि वहाँ के टॉपिक्स अलग है, उस हिसाब से हम अलग तरीके से समझाते हैं। बट व्हेन यू आर कलेक्टिवली इन दिस क्लास means you deserve this topic and you are here for the global help, is it right?
सो ट्राई करना ये करके, और नेक्स्ट रिट्रीट में जब आओगे तो डेफिनेटली आप चेंज देखोगे कि आपके अंदर कितना कंपैशन बढ़ गया है, आपका हार्ट सब गॉड के लिए, सब ग्रंथों के लिए आपका खुल गया है, सब पंथ के लिए खुल गया है, इज राइट। फिर आपको किसका क्या गोत्र है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई BC बैकवर्ड क्लास का है कि अपर क्लास का, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू अंडरस्टूड कि भाई मुझे उसकी हीलिंग करनी है, मुझे उसको ब्लेस करना है, मुझे उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना है। मुझे नहीं पता वो क्या सपने लेके इस दुनिया में आया है, क्या लाइफ बिटवीन लाइफ सोच के आया है, मुझे सिर्फ इतना प्रे करना है कि ये जो सोच के आया है, जिसके लिए इसने जन्म लिया, इसका सफल हो गया। तो मैं मेरे बच्चों को भी हीलिंग करता हूँ तो यही सोच के करता हूँ कि बच्चे ने जो सोच के जन्म लिया ना, ये इनका विश पूरा हो गया है। मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं कि भाई तुम क्या सोच के आए, मे भी उनको पता भी नहीं है। किसको पता है लाइफ बिटवीन लाइफ आपने क्या डिसीजन लिया, इज इट राइट। तो उनके सपने पूरे करने की कोशिश मत करो, उनके सोल के टारगेट्स पूरे करने के लिए ब्लेस करो। ये डिफरेंस समझ रहे। कभी कभी उनके सपने इल्यूजनरी रहते हैं, है ना, फ्रेंड्स के चक्कर में वो सोचते मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे कार चाहिए, और आप ब्लेस करते हो, आ जाता है, फिर एक्सीडेंट हो, बोलते अरे मैंने क्यों मांगा इसके लिए, व्हाई आर यू आस्किंग दैट। उनका सोल टारगेट क्या है वो पूरा करने के लिए उनको हील करो। तो जब आप मास की भी हीलिंग करोगे ना, तो यही करो कि ये यहाँ जितने भी जो आत्माएं हैं, जो भी मकसद से इस दुनिया में मनुष्य अवतार में जन्म लिया है, ये इनका पूरा हो गया और इनको मुक्ति और मोक्ष मिल गया है। एटलीस्ट ये तो आप बोल सकते हो कि नहीं, यू आर नॉट इंटरफियरिंग एनीवन्स कर्मा। मतलब जब बड़े बड़े कोई संत गुरु कहते हैं कि आप हीलिंग करके किसी के कर्मा में इंटरफियर कर रहे हो, वो कब करते हो, जब आप उनकी विश और ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए करते हो। लेकिन जब आप उनके सोल के लिए हीलिंग करते हो ना, तो आप उनके कर्मा में इंटरफियर नहीं करते हो, उसको एक्सेलरेशन करते हो कि जल्दी उनका कर्मा क्लियर हो जाए। तो हमने पूरा ये परसेप्शन ही चेंज कर दिया हीलर का कि आप डायरेक्ट सोल लेवल पे हील करो, तो आप कहाँ बीच में अड़ रहे हो, समझ में कि नहीं। उसका सोल तो कुछ तो टारगेट तो भगवान ने उसको तथास्तु किया है, फिर आप कैसे उसके कर्मा में इंटरफियर कर रहे हो, उसके टारगेट में इंटरफियर कर रहे हो तो बात अलग है करके। मतलब वो कुछ सोच रहा है कि भाई गलत तरीके से पैसे कमाना, और आप उसको ब्लेस कर रहे हो तो वो कमा भी लेगा गलत तरीके से, तो इसका मतलब आप कर्म और उसका बढ़ा रहे हो। तो सोल तो कुछ पैसे कमाने आया ही नहीं था, सोल तो एक्सपीरियंस लेने के लिए आया है अलग अलग लाइफ का। तो वो एक्सपीरियंस जल्दी पूरे हो जाए, वो लेसन जल्दी पूरे हो जाए, वो उसके लिए ब्लेस करो आप, तो बात खत्म हो गई कि नहीं, इज इट राइट। सोल, इसलिए मैंने आपको सोल सोल्जर बोला, मैं आपको फिजिकल सोल्जर नहीं बोलता हूँ कि आपको उसके ड्रीम्स पूरे करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कि उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इज इट राइट। उसकी सोल की लाइट को हील करो तो वो और ज़्यादा पोटेंशियल हो जाएगा करके, राइट। यस, आपने जैसे कहा है कि नेचर को हील करो, हाँ। और नेचर को हील करने के बाद 21 डेज के बाद क्या नेचर से भी कट करना होता है? कट करना ही होता है, बिकॉज क्या होता है, सी किसी से भी अटैचमेंट नए चीज को होने नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ब्रेकफास्ट किया और आपको लगता है यार पेट भर गया, तो आप कॉर्ड कट ही करते हो ना, क्या भले कितना भी दे मैं नहीं खाऊंगा। खाना तो अच्छा ही है ना, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, लेकिन आपका पेट बोलता है बस, तो कॉर्ड कट करते हो। तो यही होता है कि नेचर के साथ आपने किया, कॉर्ड कट किया, लेकिन नेचर 21 डेज करने के बाद जब आप कॉर्ड कट करते हो, 24/7 नेचर के लिए हीलिंग जाएगी, भले आपने कॉर्ड कट किया। तो आप नेचर से डिस्कनेक्ट, मतलब डिटैच नहीं होते हो, एक टेम्पररी डिस्कनेक्ट हो जाते हो, है ना। बिकॉज अभी आपको नए टारगेट पे अपनी एनर्जी डालनी है, नए प्रोजेक्ट पे डालनी है, तो करना तो पड़ेगा कि नहीं। जैसे हम स्कूल को छोड़ के कॉलेज गए तो डिस्कनेक्ट तो होना पड़ेगा ना स्कूल से, तब तो कॉलेज जा पाएंगे कि नहीं। ऐसा नहीं स्कूल में कोई खराबी है, इज इट राइट। सो अच्छी चीज़ों को छोड़ना भी स्पिरिचुअलिटी है। लोग तो धर्म में कहते हैं बुरी चीज़ों को छोड़ो, मैं तो स्पिरिचुअलिटी में कहता हूँ अच्छी चीज़ों को भी छोड़ो, बिकॉज अच्छी भी दुनिया में बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो एक अच्छी को छोड़ोगे तो दूसरे अच्छी का एक्सपीरियंस लोगे कि नहीं। उसी को पकड़ के बैठोगे तो कैसे चलेगा। एक लड़की सोचेगी मुझे माँ बाप के यहाँ बहुत सुख मिलता है, तो कभी शादी करेगी नहीं वो। माँ बाप तो अच्छे ही हैं, सबके अच्छे होते हैं, इज इट राइट। और बेटियां तो सबको, सब फादर को प्यारी होती है, लेकिन जब वो डिटैच्ड होगी तो कहीं ससुराल में जा पाएगी ना, नया एक्सपीरियंस ले पाएगी। तो हमें भी सबको यही सोचना है कि एक्चुअली एक टाइम के बाद कट कर दो एंड गेट इट इनटू न्यू प्रोजेक्ट, न्यू टारगेट, और फिर उसके लिए आप काम करना शुरू कर दो। इज इट ओके। यस, आप पूछ रहे। सर कर्मा चालू हो रहा है कि खत्म हो रहा है, वो कैसे
कर्म चालू भी नहीं होता है, खत्म भी नहीं होता है, कर्म से फ्लो हो सकता है। मच्छर ने काटा है, तो एक फ्लो हो रहा है, एक फ्लो हो रहा है, मार दिया उसको। मैं वही कहता हूँ, एक फ्लो हो रहा है। सी देखो, कर्मा चालू नहीं होता है। देखो, मच्छर आपसे जन्म नहीं लिया और आपके वजह से मरा भी नहीं। वो मच्छर आया और उसने पुरुषार्थ किया, आपको कुछ काटने का एक्सपीरियंस देने का, आपने मारने का एक्सपीरियंस लिया, आपने एक रिसाइकल बीइंग में आ गए, अब वो वापस जन्म लेगा, वापस आप उसका कर्म क्लियर करोगे। तो वो सर्किट आप तोड़ने के लिए आए हो, अदरवाइज तो वो फ्लो हो ही रहा है ना। आप गंगा में स्नान कर रहे हो, कोई पानी आपके साथ नहीं चलता, पानी तो अपना बह रहा है, आप बीच में आते हो कि नहीं? इज इट राइट? तो इस दुनिया में ना कोई चीज का शुरुआत नहीं, कोई चीज की अंत नहीं है। आप सिर्फ बीच में उसको ब्रीज कहते हैं, ब्रीज, उसका सिर्फ एक अनुभव लेने के लिए आए हो। एक हवा है, उस हवा में मच्छर भी है, खाना भी है, इंसान भी है, गाड़ियां भी है, हर चीज है, उसका एक्सपीरियंस लेके निकल रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? सो एवरीथिंग इज जस्ट मूविंग। आप अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन दो, जब वो चीज आप तक पहुंचे तो उसका अपना एक एक्सपीरियंस डालो, एक नया वर्जन डालो और फिर उसको आगे जाने दो। आप ये मत सोचो ये मेरे तक रुका है या मेरे वजह से बॉर्न हुआ है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इज इट राइट? थिंग्स कम ऑन इट्स ओन, दे गो ऑन इट्स ओन, है ना? यस। सर ऐसा कुछ हो सकता है कि जैसे हाई फ्रिक्वेंसी से लो फ्रिक्वेंसी हाँ। फटाक से शिफ्ट हो सकता है, जैसे एक एक्सपीरियंस में जैसे डेड बॉडी कांटेक्ट, हाँ। ऐसा कुछ हो सकता है कि जैसे फुल लाइट खींच के हो सकता है ना, बिकॉज सी वेयर अटेंशन गोज एनर्जीज गोज। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि नहीं, राइट? आप फूल को देखोगे तो एनर्जी अलग है, गटर में देखोगे तो एनर्जी अलग है, फटाक से लो हो गई कि नहीं? इसी तरह कांटे को देखोगे तो अलग एनर्जी है, गुलाब को देखोगे तो अलग एनर्जी है। आपका विजन जहाँ जाता है वो फ्रीक्वेंसी, वो हाई लो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होने ही वाली है। तो दृष्टि तो हमारी अवेयरनेस के साथ हमारे कंट्रोल में है कि मुझे नज़र डालनी कहाँ पे। इज इट क्लियर? जहाँ नज़र डालोगे वहाँ पे रहेगी कि नहीं? इज राइट? अब हम अभी कालीघाट गए, काली मंदिर में हमारी नज़र माँ की तरफ थी, राइट? पुजारियों की नज़र हमारे पैसों पे थी। इज इट राइट? और पैसा दो, और पैसा दो, और पैसा दो, राइट? तो इंसान की नज़र जहाँ हाई लो जाती है वो अपनी खुद एक चॉइस होती है और उस चॉइस के हिसाब से वो एनर्जी का फ्लो होता है, प्रवाह होता है। पर्पसफुली कैन बी ऑल्सो डन ना, बिकॉज आप किसी की भी देखो, सामने वाले की ऑरा वीक है तो आप उसका डाइवर्शन कर सकते हो कि नहीं? आपका वीक है ऑरा, तो मच्छर आपके ऑरा में आएगा, वायरस आपके ऑरा में आएगा और लो कर देगा। लेकिन जब आप हाई फील्ड में रहते हो तो कोई इंटरफियर नहीं करेगा, है ना? कोई ड्रेन नहीं करेगा, कोई लीक नहीं करेगा। दैट्स द मेन पर्पस। तो मैक्सिमम टाइम इन्वोकेशन में रहो और स्पिरिचुअल फ्लो होने दो, तो कोई आपको लो फ्रीक्वेंसी में लाएगा ही नहीं, राइट? और हाई फ्रीक्वेंसी में सबके लिए अच्छा है, आजू बाजू मतलब जो भी लोग हैं आस पास में सबको फायदा होगा उसका, राइट? ठीक है? मास हीलिंग कैसे करें? मास हीलिंग इंटेंशन से करें कि जब मेरी हीलिंग हो रही है सबकी हो रही है, बस ये मास हीलिंग है। आपके पास शिवलिंग होगा तो बेटर है ना? बिकॉज शिवलिंग में कैसा होता है ना कि एक टूल है जिससे हम 12 ज्योतिर्लिंग से कनेक्ट होके मास ऑफ द पॉपुलेशन को हील कर सकते हैं, राइट? और हम शिवलिंग को कहते हैं कि जिसमें लिंग भी है, जिसमें मदर का भी पावर है। तो ऐसा नहीं है कि शिवलिंग सिर्फ शिव का एक पार्ट है, तो जिसमें शिव शक्ति दोनों अंदर है और हम किसी की भी मास हीलिंग शिव शक्ति से कर रहे हैं। बाकी सारे क्रिस्टल तो कैसा है, इंडिविजुअल लेवल पे है, जहाँ पे या तो फेमिनाइन है या तो मस्कुलिन, जैसे एक श्री यंत्र है टोटली फेमिनाइन है, इज इट राइट? या क्रिस्टल बॉल है सिर्फ मस्कुलाइन है वो, इज इट राइट? लेकिन जब आप शिवलिंग से करते हो तो इसका मतलब दोनों एनर्जी को एक साथ फ्लो होने देते हो। सो दैट इज अ मास हीलिंग के लिए सबसे बेटर है वो, राइट? यस, लास्ट क्वेश्चन। सर एक तो आपके साथ एक हाँ, हाँ। रिक्वेस्ट है आपसे, और Yeah. सर एक सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ। ओके हम सबकी तरफ से धन्यवाद या आपको सॉन्ग डेडिकेट ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।